हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम लोग यहाँ पर इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग सबसे पहले सेक्शन ए के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसके सेक्शन ए के क्वेश्चंस को। देखो, सेक्शन ए के क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, अगर इसकी हम बात करते हैं, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है यहाँ पर। आपको पता है इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, मतलब अगर कोई रिएक्शंस अपनी इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है, उस कंडीशन पे कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है या फिर जो इक्विलिब्रियम से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट के लिए वहाँ पर सही नहीं है। अब बताओगे रेट ऑफ इज इक्वल इन बोथ डायरेक्शन, ये बात तो सही कह रहे हैं, हमें नॉट वाले को सिलेक्ट करना है जो सही नहीं है। मेजरेबल क्वांटिटीज आर कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखता है कि एट इक्विलिब्रियम ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कांस्टेंट। ठीक है, जितनी भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच करके वो कांस्टेंट हो जाता है। जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। वो एक रेट भी वहाँ पर उनका इक्वल हो जाता है, मतलब वो भी फिक्स हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया इक्विलिब्रियम अकर्स इन रिवर्सिबल डायरेक्शंस। तो सबको पता है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, रिवर्सिबल डायरेक्शन में भी चलता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चलता है, तो वहाँ पर ऐसा हो जाता है। फिर आपको बताया गया इक्विलिब्रियम अकर्स ओनली, यहाँ पर ओनली करके टर्म्स लिख रहा है, इन ओपन वेसल। देख रहे हैं यहाँ पर ओपन वेसल ने। अब बताओ इक्विलिब्रियम अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज कंटेनर लेकर के चलना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप बताओगे कि कहा गया कौन सही नहीं होगा, तो आप बताओगे ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक इक्विलिब्रियम की नहीं है कि ओपन कंटेनर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कहा गया, असर्शन में कह रहे हैं द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज फिक्स एंड अ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एनी गिवन केमिकल रिएक्शंस एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। कह रहे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, याद रखना दो टर्म चलता है इस चैप्टर में घुमा फिरा, इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम एक अवस्था, एक स्टेट की बात करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर क्या हो जाता है, कांस्टेंट वैल्यू की बात करता है। इसलिए यहाँ पर जब भी आए तो तुरंत उसको जरूर अंडरलाइन करो। कह रहे द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज फिक्स्ड एंड अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी केमिकल रिएक्शंस एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। ये बात सही कह रहे हैं। अगर कोई हमारे पास केमिकल रिएक्शंस है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस होगी, तो उनकी ये हर एक रिएक्शंस का हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, फिक्स्ड होती है। ये लाइन तो सही जा रही है। असर्शन रीजन पे आते हैं, द कंपोजिशन ऑफ द फाइनल इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट। ये भी सही कह रहे हैं। देखो यहाँ पर इक्विलिब्रियम मिक्सचर की बात कर रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर की बात कर रहा है। कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर्स पे अगर हम जाते हैं, प्रोडक्ट की कितनी कंसंट्रेशन बनेगी या फिर रिएक्टेंट का कितना बचा रह जाएगा, ये डिपेंड करेगा हम प्रोडक्ट का कितना अमाउंट लेकर के चल रहा है। ठीक है, तो ये बात सही कह रहा है। ठीक है, वहाँ पर कि प्रोडक्ट्स के अमाउंट, रिएक्टेंट्स के अमाउंट से डिसाइड होगा कि प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम कितना बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी, ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही। लेकिन यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे की बात कर रहा था, यहाँ पर क्या कर रहा है, अब बताओगे इक्विलिब्रियम में मिक्सचर्स की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। कह रहे हैं कि जो कंपोजिशन ऑफ पर्टिकुलर टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। कितना रिएक्टेंट बचा रह जाएगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये अमाउंट हम शुरू में कितना लेके चले थे उस बात पे भी डिपेंड करेगा। बात दोनों से, लेकिन कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में यहाँ पर कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहे, बस यहाँ पर इक्विलिब्रियम के एक पोजीशंस की बात कर रहे हैं, वहाँ पर कितना कितना अमाउंट्स होगा, ये सारी चीज़। इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, मतलब कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ नहीं जा रहा है। चलो आते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, और इसमें कह रहे थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर अ रिएक्शन। ये रिएक्शंस देख रहे हैं यहाँ पे 800 केल्विन पे इतना बताएगा केसी की वैल्यू। व्हाट इज द केसी वैल्यू फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। 800 केल्विन पे इस रिएक्शंस के लिए केसी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया। अगर इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मान लेते हैं यहाँ पर केसी, और इसको मान लेते हैं केसी डैश, तो आपको सबसे पहले रिलेशन बनाना है केसी डैश बराबर क्या। मैंने एक सिंपल सा तरीका, दो ही चीज़ें देखनी होती है। रिएक्शंस को मिलाकर देखो क्या रिएक्शन वैसी है कि रिवर्स किया गया। तो आप बताओगे यहाँ पर तो रिएक्टेंट NO, जबकि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट यहाँ पर प्रोडक्ट NO। तो बताओगे रिएक्शन उल्टी के साफ साफ दिखा, जैसे हुआ तो 1 अपान पहले वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दिया। पहला काम आपका कंप्लीट। दूसरा, क्या कोफिशिएंट के नंबर सेम, यहाँ पर 2, यहाँ पर तो 1 है।
अब आपको बताना है 2 से यहाँ पर 1 हो गया, आखिर 2 में कितने से मल्टीप्लाई किया गया कि 1। अब बताओ कि 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 1 आएगा। इसका मतलब एक तो इसको रिवर्स किया गया और 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया, और जितने से मल्टीप्लाई करते हैं वही इसका पावर हो जाता है। बस ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। KC डैश बराबर, देखो यहाँ पर आ जाएगा, ये आपको पता है यहाँ पर KC की वैल्यू लिखा था 0.0625 ना। चलो इसको थोड़ा सा अच्छा करते हैं, 1 2 3 4, 4 कदम उस पॉइंट को पीछे लेके जाते हैं, आ जाएगा 625 10 की पावर -4, ऐसे लिखते हैं। तो KC की जहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ 10 की पावर -4, देख रहे हैं यहाँ पर, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2। आपको बताया है कि इसका मतलब इसकी पावर भी 1/2 और 10 की पावर -4 की भी पावर 1/2, और 625 को लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 इंटू 10 की पावर -4 और इसकी भी पावर 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल। तो अब बताओगे यहाँ पर बचेगा 10 की पावर -2 जो कि ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर 2 का मतलब 100, और यहाँ पर 25 का जो पावर था 2 वो कैंसिल हो गया, केवल बचा 25, और सबको होता है 25 चौका क्या हो जाता है 100। ये तो कैलकुलेशन है, बस रिलेशन इतना था, इतना रख करके बस कैलकुलेट करना था। अब बताओ कि यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4 आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर गिवन फॉर अ फॉलोइंग रिएक्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग विच फार्थेस्ट टुवर्ड द कंप्लीशन। देखो फार्थेस्ट टुवर्ड्स कंप्लीशन का मतलब यहाँ पर जो होगा आप ये कहेंगे कौन कंप्लीट होने की कगार पे है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, वैसे फार्थेस्ट का मतलब दूर हो जाता है, वैसे कह सकते हैं दूर का मतलब यहाँ पर कंप्लीट होने के करीब की बात कर रहा है, ठीक है। कौन होगा तो आप बताओगे जिसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी वो रिएक्शन कंप्लीट होने के उतने ही करीब होगा। अब बताओ इसमें सबसे ज़्यादा है तो ये सबसे ज़्यादा वहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, और इतना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा ऐसा लगता है कि रिएक्शन शायद कंप्लीट होना चाहते हैं, लेकिन हमें पता है कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी 100% किसी एक डायरेक्शन में कंप्लीट नहीं होगी। हाँ, कंप्लीट होने की कगार पे पहुँच सकता है लेकिन 100% नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा वाली वैल्यू को लगाना। चलिए यहाँ पर आते हैं। A vessel of 1 liter capacity containing 1 mole of SO3 is heated till a state of equilibrium attained. SO3 का 1 मोल लेकर के तब तक हीट करते हैं जब तक इक्विलिब्रियम नहीं बन जाती। फिर एट इक्विलिब्रियम देखा गया वहां पर 0.6 मोल ऑफ SO2 आर हैड फॉर्म्ड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमसे KC पूछा जा रहा है, KC। चलो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे समझते हैं। सबसे पहले इस रिएक्शन को मैं फिर से लिखूंगा, SO3 सब गैस है, ये डिसोसिएट कर जाएगा 2SO2 गैस प्लस O2 गैस में जा रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ हो जाता है क्योंकि अब यहां पर अगर हम बात करते हैं t बराबर 0 पर इसके मोल तो 1 थे ना, आपको पता है 1 से 1 मोल था, यहां पर इससे कुछ निकलेगा, कितना निकलेगा 2x निकल जाएगा, और यहाँ पर 2 कोफिशिएंट तो 2x बनेगा, यहाँ पर ये x बन जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको KC कैलकुलेट करना है, यहाँ पर पूछा गया KC कैलकुलेट करके बताओ, तो तब हम बता सकते हैं जब हमें x की वैल्यू पता हो। और x की वैल्यू कैसे पता चलेगा, आपको हिंट दे दिया, प्रोडक्ट में किसी एक प्रोडक्ट का अमाउंट बता दिया, कह रहे SO2 का जो मोल बना है वो 0.6 बना, और आपने जो SO2 का मोल बनाया वो कितना बनाया 2x। इसका मतलब आपको क्या लगा रहा है पता है, इसका मतलब 2x ही क्या है 0.6 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा बताओ, इतना बाई 2 मतलब 0.3। अब समझ में आया। अब यहाँ पर 2 इंटू एक्स, 1 माइनस कितना जाएगा 0.6, क्योंकि एक x का मतलब 0.3 तो 2x का मतलब 0.6। यहाँ पर 2x है, इसका मतलब कितना बना है 0.6, तो आपको क्वेश्चन में बताया था यहाँ पर x है तो 0.3 बन गया, और ये कितना बचेगा 0.4। अभी आपने जो निकाला ये मोल है, क्या है यहाँ पर मोल, लेकिन हमको होता है KC निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन सबकी कंसंट्रेशन। आपको पता है मोल को अगर कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। और इस क्वेश्चन में अगर हम आए एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़े, और यहाँ पर बताया गया अ वेसल, यहाँ पर 1 लीटर, जब 1 लीटर है तो आपको 1 से डिवाइड करेंगे, सबको जो मोल है वही कंसंट्रेशन बन जाएगा। तो अब इसको मैं यहाँ पर रख करके सॉल्व करता हूँ, ठीक है। मोल से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करोगे सबको तो वही सेम वैल्यू आएगी, तो कंसंट्रेशन। अब KC बराबर जो फॉर्मूला लिखा जाएगा आप तो ये लिखेंगे, कहेंगे SO2 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर इंटू
O2 की कंसंट्रेशन अपान SO3 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, Kc बराबर SO2 की अगर हम बात करते हैं वो हो जाएगा कितना 0.6। आप बताओगे 0.6 का स्क्वायर मतलब 0.6 इंटू 0.6। O2 की कंसंट्रेशन कितना बताया भाई आपने 0.3 अपान, और SO3 की कंसंट्रेशन कितनी है 0.4 ना, 0.4 का स्क्वायर मतलब 0.4 इंटू 0.4। अब देख रहे हैं ये पॉइंट कैंसिल, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 3 आया, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 3 आया। अब बताओ 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यहाँ पर आएगा 2.7/4, ये तो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0.3 है ना। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे 7 चौक 28 हो जाता है, ठीक है, 28 मतलब कि 0.68 के आसपास आ जाएगा। तो अब बताओ कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। कुछ था नहीं, आपको बस यहाँ पर x की वैल्यू पता होनी चाहिए था, और x की वैल्यू के लिए ही क्वेश्चन में हिंट देता है, उसको पकड़ना आना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको बता दिया इतना मोल प्रोडक्ट बना, ठीक है, तो हमने कहा कि पहले हम अपना रूल्स लगाते हैं कि कितना x निकलेगा, कितना x बनेगा, फिर जितना उन्होंने बताया है, जितना हमने x बनाया है उतना x बराबर जितना मोल उन्होंने दिया बराबर करके फिर x की वैल्यू निकालो। कभी कभार आपको ऐसा क्वेश्चन कहता है 20% डिसोसिएट किया, 30%, 70% डिसोसिएट किया, तो जितना मोल उन्होंने दिया था अमाउंट उसी का 20%, 30%, जितना परसेंट बोल रहे हैं उतना निकाल दो, आपको पता चल जाएगा x की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू के लिए कितना डिसोसिएट वहां पर मोल किया है उसके लिए हर एक क्वेश्चन में हिंट देगा, बस वो पकड़ लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग केस में आपको कह रहे Kp इक्वल टू Kc, और आपको बताइए तभी पॉसिबल हो सकता है जब मैंने आपको बताया था इनके बीच में रिलेशन हो जाता है Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा Ng, और जब डेल्टा Ng की वैल्यू 0 होगी जिस कंडीशन में, उसी कंडीशन में Kp बराबर Kc होगा। और डेल्टा Ng का मतलब आपको बताया था, क्या पता है, अब बताओगे प्रोडक्ट के गैसियस मोल माइनस टोटल रिएक्टेंट के गैसियस मोल, ऐसा हो सकता है। अगर हम पहले वाले में आते हैं प्रोडक्ट के गैसियस मोल 2 हैं, रिएक्टेंट के गैसियस मोल 3 हैं, तो डेल्टा Ng की वैल्यू अगर आप निकालोगे ना 2 में से 4 घटाओगे -2। इसमें आते हैं डेल्टा Ng भी के लिए निकालोगे, प्रोडक्ट में 2 मोल या रिएक्टेंट में तो आपका मिल जाएगा 1, और इनके लिए निकालोगे प्रोडक्ट में 2 मोल रिएक्टेंट में 1 और 1 2, तो बताओगे यहीं पर डेल्टा Ng की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो हम इसी को टिक कर देते हैं, तो सी वाला यहाँ पर हो जाएगा। इसमें निकालेंगे 2 - 3 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -1, यहाँ पर -1 आएगा, ठीक है। तो आप बताओगे हमें 0 वाले को टिक करना था, आपका सी वाला टिक हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे इफ फॉर द रिएक्शन टू ICl I2 और Cl2 में जा रहा है Kc की वैल्यू इतना दे दिया, ठीक है, एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ICl इज इतना, देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ I2 के इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी हमसे पूछा जा रहा है। चलो शुरुआत करें इसकी। 2ICl डिसोसिएट कर रहे हैं, चलो यहाँ पर ये बनाया, ठीक है, Kc की वैल्यू है 0.14 इतना, एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ICl की जो T बराबर 0 पर जो कंसंट्रेशन थी वो कह रहे हैं 0.6 मोलर है। देन इक्विलिब्रियम पर इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, तो अब उसके हमें बताना है। तो चलो इसको हम यहाँ पर जब एट इक्विलिब्रियम की कहानी सुनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहेंगे 0.6 से कितना निकला होगा, कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन बताओगे 2x, यहाँ पर x और यहाँ पर x, बस यही x की वैल्यू निकाल लो क्योंकि I2 की कंसंट्रेशन भी x है, Cl2 की कंसंट्रेशन भी x है, तो यहाँ पर x निकल आया तो मतलब कि आयोडीन की कंसंट्रेशन निकल आई है। तो चलो अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, तो हम कहेंगे Kc बराबर नियम के हिसाब से I2 की कंसंट्रेशन इंटू Cl2 की कंसंट्रेशन अपान ICl की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहाँ पर जो हमें दिया गया है वो 0.14 है, और यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन x और x है ना, x रखेंगे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, और इनके जहाँ पर रखेंगे आप कहेंगे 0.6 - 2x इसका स्क्वायर। और आपको बताइए इधर इधर स्क्वायर, तो अगर यहाँ पर जो टर्म अगर ये भी अपने स्क्वायर के टर्म में होता तो दोनों साइड के स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर देखना, 0.14 का अगर हम स्क्वायर का टर्म लेते हैं मतलब रूट का टर्म्स लेते हैं, ये कितने का स्क्वायर है अगर बोले, ये लगभग आपका यहाँ पर 0.37 के आसपास की वैल्यू आती है। और इधर तो आप बताओगे अगर इसको हम इसका स्क्वायर कर दें तो आप देखेंगे यही वैल्यू आएगी, इसी के आसपास की वैल्यू आएगी।
ठीक है, तो अब आप बताओ कि इसका स्क्वायर कर देते हैं। 0.37 स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर अपान 0.6 माइनस 2x का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाएगा, इधर इतना बचा, यह जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। आप बताएंगे यहाँ पर 6 सत्ते 42 आ जाता है, 4 छत्ते 18 19 20 21 22 ना, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव इतना, उसके बाद माइनस यहाँ पर 7 दूनी 14 3 दूनी 6 1 7 ना, इतना आ जाता है। अब बताओगे ये रहा इतना बराबर x। अब इधर ये x वाला टर्म उधर जाएगा तो बताओगे 1.74x आ जाता है बराबर 0.222, तो x बराबर आ जाएगा 0.222 अपान 1.74। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पर 0.128 इसके आसपास का आएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हिंट था आपको पता चला, यहाँ पर x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी और इस बार kc की वैल्यू दे दिया। ठीक है, तो kc की वैल्यू दे दिया, निकालना था यहाँ पर, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना था क्योंकि इधर स्क्वायर का टर्म था। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1.14 ये वैल्यू किसके स्क्वायर का है, तो बताओगे यहाँ पर 0.37 को अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 0.37 इंटू 0.37 लगभग इसी के आसपास की वैल्यू आती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर जाते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई करते थे ये सारी चीज़ आती थी, कैलकुलेट करते थे, ऑप्शन आ जाता था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा गया द फॉर द रिएक्शन H2 प्लस I2 2HI बना रहा है, K की वैल्यू आप देख रहे हैं प्लस में है 47.6 है। इफ द इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज 1 मोल, शुरू में दोनों की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों का मिला करके 1 मोल है, देन एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ होगा। देखो यहाँ पर एक चीज़ तो आपको पता है, इनके लिए हम Kc की वैल्यू लिखेंगे ना, हम कहेंगे HI की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, फिर यहाँ पर H2I2 की कंसंट्रेशन भी सेम होगी यहाँ पर ऐसे, और आपको पता है अगर ये ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा आए, ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा है इन दोनों के वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन से, तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वैल्यू आपका 1 से ज़्यादा आएगा। अगर ऊपर वाली वैल्यू कम होती, नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा होती, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो भी बनता वो ज़्यादा होता, तो नीचे वाली वैल्यू अगर ज़्यादा ऊपर वाली वैल्यू कम होती, नेट यहाँ पर पूरा टर्म्स रखने के बाद स्क्वायर करने के बाद, तो आप बताते हैं वहाँ पर क्या हो जाता है कि वैल्यू 1 से कम आती है। लेकिन आपको पता है 47.6 होने का मतलब साफ साफ दिख रहा है कि देखो यहाँ पर दोनों सब मोल के बराबर है, तो सेम रेशियो के साथ ये डिसोसिएट हुए होंगे। तो हम बताएंगे इतना तो हमें क्लियर है, इक्विलिब्रियम पर H2 और I2 के जो मोल होंगे वो बराबर ही होंगे, लेकिन इनके एक एक अगर यहाँ पर मिला करके देखेंगे, इनकी जो भी कंसंट्रेशन होगी चाहे इनकी वो क्या हो जाएगी यहाँ पर HI से कम ही होगी, है कि नहीं बताओ। अगर HI से ये ज़्यादा होते ये लोग कोई भी एक, तब तो वैल्यू 1 से कम आती ना, 1 से ज़्यादा आने का मतलब ये पता है कि H2 और I2 तो बराबर है इनके हिसाब में, लेकिन अगर इनका किसी एक का कंसंट्रेशन की तुलना HI से करता है तो 100% मान के चलना कि HI ज़्यादा ही होगा, अच्छा खासा ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर वैल्यू आपको ग्रेटर देन 1 आ रही है। ठीक है, ऐसा कुछ वहाँ पर होता है। अच्छा बताओ अगर दोनों इक्वल हो जाते, इनकी कंसंट्रेशन HI की कंसंट्रेशन बराबर होती है, तो वैल्यू वहाँ पर 1 आ जाती है कि नहीं। अब बताते हैं यहाँ पर क्या हो जाता है, इनकी वैल्यू मान लेते जितना होता है, अगर मान लेते इनकी 1 मोलर और इसका 1 मोलर, तो 1 मोलर का स्क्वायर करते अपन 1 इंटू 1, मान लेते 2 रख देते, 2 मोलर कंसंट्रेशन इनकी, 2 मोलर इनकी, 2 मोलर इनकी, तो 2 का स्क्वायर करते अपान 2 इंटू 2, तो यहाँ पर 4 और अपान 4 1 आ जाता। लेकिन ऐसा तो है नहीं, 1 आ रहा है, 1 से ग्रेटर आ रहा है, तो HI ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से आप बताओगे ऑप्शन कौन सा होगा, ये H2 और I2 बराबर होगा, और HI की कंसंट्रेशन चाहे H2 लिख देता चाहे I2 लिखता उससे ज़्यादा ही होगा, तो बी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, पहले वाले में कम किया, सब में इसमें कह रहे हैं दोनों बराबर होंगे, लेकिन H2 I2 का हिसाब सही नहीं, यहाँ पर ऐसा हो जाता, आप बताओगे गलत, केवल एक ही ऑप्शन हो, बी वाला यहाँ पर सबसे परफेक्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, आपको कुछ मासेस दे रहा है N2 का H2 का, वेयर मिक्स्ड एट इक्विलिब्रियम 17 ग्राम अमोनिया वाज प्रोड्यूस, द वेट ऑफ NO2 एंड H2 इक्विलिब्रियम आर रिस्पेक्टिवली। इक्विलिब्रियम पे H2 और I2 के कितने मोल होंगे आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो हिंट दे रहे हैं उसका फ़ायदा उठाना है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे हमें अमाउंट्स दे दिया है कि वहाँ पर प्रोडक्ट के अमाउंट्स कितने बन रहे हैं। तो सबसे पहले अगर इस रिएक्शन की शुरुआत करते हैं तो हम कहेंगे N2 प्लस 3H2, ये तो हम जानते ही हैं, और ये बना देगा क्या हमारा यहाँ पर 2NH3,
ठीक, ऐसा कुछ हो जाता है। और अगर हम देखते हैं यहाँ पर इनिशियल में 28 ग्राम आपका H2 है, N2 है, और यहाँ पर 6 ग्राम आपका ये इनिशियल की बात है। अभी इनको ध्यान में मत दो, ठीक है, अभी इनके साथ चलते हैं। अब इनका हम क्या करते हैं, आपको पता है मॉलिकुलर वेट से डिवाइड कर देते हैं। Na2 है ना, तब इनका मोल निकल जाएगा। 28/28 कितना आ जाएगा, इसका मतलब ये 1 मोल दिए गए हैं, है कि नहीं, ये 1 मोल है। और यहाँ पर आप बताओगे ये इसका मॉलिकुलर वेट 2, तो ये 3 मोल आ जाएगा। अब हमको पता है यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 से निकालेंगे x, यहाँ पर क्या निकालेंगे, 3 से क्या निकालेंगे, आप बताओगे ये 3x निकालेंगे। निकाल दिया यहाँ पर 3x, और आपको पता है यहाँ पर कितना बनेगा, ये 2x। और याद रहे ये मोल का हिसाब चल रहा है, यहाँ से मोल का हिसाब। इक्विलिब्रियम पे इसके जो मोल बचे रह जाएंगे 1 - x, इसके 3 - 3x, इसके 2x। अब सोचते हैं x के बिना हम कैसे बता सकते हैं कि इसका कितना मोल बचा रहेगा। अगर मोल पता चल जाए इनका कितना मोल बचेगा, इनका कितना मोल बचेगा, तो मॉलिक्यूलर वेट्स इनके मल्टीप्लाई करके इनका हम मास बता सकते हैं। तो अब बताया गया मोल कैसे होगा, तो आपको क्वेश्चन में अगर हम ध्यान देंगे तो हमें बताया गया इक्विलिब्रियम पर अमोनिया 17 ग्राम बना था, और 17 ग्राम बना था तो कितना मोल बना था अमोनिया, अगर हम देखेंगे हम कहेंगे 17, और इसका मॉलिक्यूलर वेट अमोनिया का सबको पता है कितना, 70, तो आ जाएगा 1। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पर अमोनिया के जो मोल बने थे वो 1 मोल था, और हमने जो दिखाया वो 2x। इसका मतलब आपको क्या करना है, इसका मतलब यही 2x ही क्या हो जाता है, 1। तो x क्या हो जाएगा, आप बताओगे 1/2 का मतलब 0.5। आया समझ में, x की वैल्यू पता चल गई। जब x की वैल्यू पता चल गई तो आप बताओगे यहाँ पर जो हो जाएगा 1 - 0.5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आप बताएंगे ये 0.5 ही आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, आप बताओगे 3 - 3 × 0.5, और जब 0.5 करते हैं तो यहाँ पर 3 में से 15, यहाँ पर आप बताओगे 1.5। हमें इन्हीं का हिसाब बताना था, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें अमोनिया के नाइट्रोजन के जो मोल है वहाँ पर 0.5, इसके 1.5 है। हमें मास बताना था, इस बात का ध्यान देना। NO2 का जो मास होगा आप बताओगे 0.5 मोल इंटू मॉलिकुलर वेट 28, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 14 ग्राम आ जाता, सॉरी 14। और जब वहाँ पर हम मास ऑफ H2 निकालेंगे, अब बताओगे मोल इंटू क्या हो जाएगा, इसका मॉलिकुलर वेट कितना, 2, तो 1.5 × 2 हो जाएगा कितना, 3 ग्राम। तो अब बताओगे नाइट्रोजन 14 ग्राम बचेगा और हाइड्रोजन 3 ग्राम। 14 और 3 हम सी वाले को टिक करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन है 2SO2 + O2 2SO3 बना रहा है एट 300 केल्विन। द वैल्यू ऑफ डेल्टा Z0 इज इतना। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू फॉर द रिएक्शन एट द दैट टेम्परेचर इज, R इज गैस कांस्टेंट। चलिए अब यहाँ पर एक बात करते हैं, हमसे डेल्टा Z0 दिया है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा था। हमारे पास कोई रिलेशन है क्या, आप बताओगे हाँ एक रिलेशन जानते हैं। डेल्टा Z0 बराबर -2.303 RT log बेस 10 के इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब अगर आप देखें यहाँ पर हम अगर निकालें log बेस 10 के बराबर, आप बताओगे माइनस डेल्टा Z0 अपॉन 2.303 R × T। अब इनकी वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। अब इनकी वैल्यू को रखते हैं यहाँ पर, देखो डेल्टा Z पहले से माइनस था और डेल्टा Z0 की वैल्यू किसने कहा कि -690.9 × R है। आपको पता है माइनस माइनस यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2.303 R × T है, और टेम्परेचर यहाँ पर 300 है। अब मैं आपको बताऊँ, जब ये 2.303 को आप इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर ये 300 आएगा, और R से R कैंसिल हो जाएगा, और आपको पता है ऊपर 300 जाएगा और यहाँ पर नीचे 300 टेम्परेचर की वजह से, तब बताओगे यहाँ पर 1 आ जाएगा। कितना आ जाता है, 1। और आप यहाँ पर ये बताओगे log बेस 10 बराबर आ गया है 1। एक ऑप्शन 1 है, टिक मत करना। आपसे log बेस 10 की वैल्यू, k की वैल्यू नहीं पूछा, केवल k की वैल्यू पूछ रहे हैं। और सिंपल सा यहाँ पर अगर आप इसको हटाते हैं, आपको यहाँ पर खुद देखना है, ये log इधर log का टर्म है, इसको भी log के टर्म में कन्वर्ट कर देते, तो आपको पता है log ये 1, कितने log की वैल्यू 1 होती है, बताओगे log बेस 10 की वैल्यू 1 होती है। तो आप बताओगे इसका मतलब ऐसा लिख दिया, तब log log दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 10, ये आ जाता है। आपकी वैल्यू के बराबर 10 आ जाता है, हो गया यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर देखना 3 ऑप्शन 10 के साथ है, ये भी बड़ा बवाल है यहाँ पर,
ठीक है, 3 ऑप्शन 10 के साथ। अब किसको हम पिक करेंगे? तो यहाँ पर जल्दबाजी मत करना, सभी ऑप्शन में देखना है। यहाँ पर एटीएम ऐसा दिया था, हम इसकी यूनिट निकालते हैं। यहाँ पर केसी बोलो या फिर केपी बोलो, ठीक है। इसकी यूनिट मैंने आपको बताया था एटीएम की पावर डेल्टा एनजी, एटीएम के साथ है ना। अब बताओगे यहाँ पर एटीएम तो है, अब डेल्टा एनजी कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट के गैसीय मोल कितने हैं? 2 माइनस रिएक्टेंट के गैसीय मोल कितने? 3, तो आ जाएगा -1। तो बताओगे -1। ये रहा। तो हम कौन से ऑप्शन को टिक करते हैं? फर्स्ट, ठीक है। 10 तो आ गया, पता था 3 ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में यूनिट के साथ है एटीएम के, एक में बिना यूनिट के है और एक में 1 था। 1 वाले को तो कैंसिल किया, बचे 3। तीनों में से किसको लगाना था? एटीएम इनवर्स। चलिए यहां पर देखते हैं हम लोग। फर्दर रिवर्सिबल रिएक्शन देख रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दे दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू? द रिएक्शन इज थर्मोडायनेमिकली नॉन फेसिएबल। याद रखना, अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव है, इसको कहते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को बताता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को बताता है। और ऐसी रिएक्शन जो खुद से होती है, फेसिएबल रिएक्शंस, इनको हम क्या बोलते हैं? अगर नेगेटिव है तो इसको कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, फेसिएबल रिएक्शंस, मतलब जो हो जाएगी, खुद से होगी। और यहाँ पर पहले टर्म्स में इन्होंने बताया कि ये नॉन फेसिएबल होगा। आप बताओगे नहीं, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अगर माइनस है तो कोई भी रिएक्शन होगी, मतलब वो स्पॉन्टेनियस खुद से हो रही है। ठीक है, बताया रहा है कि द एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव। एंट्रोपी का जो चेंज होगा वो नेगेटिव होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एंट्रोपी का चेंज नेगेटिव होने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ पर। और आप देख रहे हैं प्रोडक्ट में गैसीय मोल, रिएक्टेंट में गैसीय मोल क्या है? यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये सॉलिड है। और डेल्टा एनजी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, याद रखना, तब एंट्रोपी की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगा। और डेल्टा एनजी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बताओ सोच के? 1 and 1 2 -1। आप बताओगे 1 पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आने का मतलब ग्रेटर देन 0 है। तो बताओगे ये कह रहे हैं नेगेटिव है, इनको भी निपटा देते हैं। कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ग्रेटर देन 0। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 0 होगा। तो चलो इस कॉन्सेप्ट को देखें। यहाँ से हमारे पास एक लाइन है, डेल्टा जी नॉट बराबर -2.303 लॉग ग्रेटर देन व्हाट? लॉग बेस 10 2.303 RT लॉग बेस 10 के। और आपको बताइए अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आपको बताया पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1। और मैंने कहा लॉग बेस 10 ग्रेटर देन, लॉग बेस 10 के को मिलाकर के मैसेज इमेजिन करते हैं। अगर ग्रेटर देन 1 के की वैल्यू, इसको पॉजिटिव इमेजिन करते हैं। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा? नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब आप बताओ कि ये बात सही कह रहा है, इसी वाले के साथ हमें जाना पड़ेगा। चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, द रिएक्शन शुड बी यहाँ पर इंस्टेंटेनियस। ऐसा कुछ हम बता नहीं सकते इंस्टेंटेनियस हो रहा है क्या कैसे, लेकिन हाँ इस बात को हम साफ साफ बता सकते हैं सी। ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 होगा तभी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव आएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन? आप ऐसा कौन सा यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पर बन सके? A2 गैस, B2 गैस, X2 बन रहा है। यहाँ पर याद रखना डेल्टा जी की वैल्यू अलग से लिखा है, डेल्टा एच की वैल्यू, और वो नेगेटिव है। आपने कहा एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक हमेशा चाहता है टेम्परेचर कम रखा जाए। और आपको बताया है कि यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि प्रोडक्ट में गैसीय मोल कितने 1 और रिएक्टेंट में 2 है। और आपको पता है अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाता है जहाँ पर मोल के नंबर कम होते हैं। तो हमें तो यहाँ पर जाना है जहाँ पर मोल के नंबर कम है। प्रोडक्ट में केवल 1 मोल है, रिएक्टेंट में 2 है, मतलब प्रोडक्ट साइड मोल के नंबर कम है। तो इस कंडीशन में कहेंगे हमें प्रेशर को ज़्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट में गैसीय मोल कम है। और टेम्परेचर की बात है कि एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फॉरवर्ड में तभी लेके जाते हैं जब टेम्परेचर कम रखा जाए। तो हमारा ऑप्शन जो होगा यहाँ पर हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, फिर लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखना पड़ेगा? हाई। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ले चैटलियस प्रिंसिपल का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं। कह रहा है कि प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन इक्विलिब्रियम। अगर कह रहे हैं कि यहाँ पर हम प्रेशर को इंक्रीज कर दें, अभी जैसा भी क्वेश्चन आपको पीछे करा वही सेम चीज़ है। अब बताओ सोच के क्या होगा? प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उधर शिफ्ट होगी जहाँ पर मोल्स के नंबर कम होंगे। किधर? इधर मोल तो 2 है, इधर कितना 2 और 1 3 है, तो किधर कम है? इधर। तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगी? अब बताओगे यहाँ पर रिएक्शन शिफ्ट्स टू राइट साइड।
ठीक है, राइट का मतलब प्रोडक्ट साइड, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू राइट, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। भाई अगर प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेडिक्ट इफेक्ट इंक्रीज्ड प्रेशर आपसे पूछोगे, बढ़ाओगे जहां पर मोल के नंबर जिस साइड कम होंगे, रिएक्टेंट साइड कम दिखता तो रिएक्शन रिएक्टेंट साइड जाती है, मतलब लेफ्ट साइड, प्रोडक्ट साइड दिखता तो प्रोडक्ट साइड, और आपको इसमें रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड ही कम दिख रहा है, उसी को टिक कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, चूज द इक्विलिब्रियम दैट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रेशर। ठीक है, आपको ऐसा देखना है ऐसी कौन सी रिएक्शन है जहां पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं पड़ने वाला है। अब बताओगे इतना हमने बस एक ही जहां सीखा, भाई ऐसी कोई भी रिएक्शन हो जहां पर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 होगी, वहां पर प्रेशर का, वॉल्यूम का, इनर्ट गैस के एडिशन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलो यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं। आपको बताया पहले वाले में डेल्टा एन जी, अब इतना आपकी प्रैक्टिस हो गई है, अब बताएंगे 2 में से 4 गया तो -2, यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पर तो फर्क पड़ने वाला है। यहाँ पर देखना ध्यान से, यहाँ पर प्रोडक्ट में अब डेल्टा एन जी निकालो, मैं यहाँ पर प्रोडक्ट में 1 और 1 2 ही मोल दिखा रहे हैं ना, और रिएक्टेंट में 3 और 1 4 मोल है, तो यहाँ पर भी -2 आ जाता है, 2 - 4 करेंगे तो ना। अब इसमें आते हैं, आप देखें यहाँ पर प्रोडक्ट में गैसियस मोल 2 है और रिएक्टेंट में 1 है, तो आप बताओगे 1 आ जाता है, ये भी ग्रेटर है, और हमको क्या चाहिए, डेल्टा एन जी 0 चाहिए। और यहाँ पर जब आप आते हो, आप बताओगे प्रोडक्ट में 1 and 1 2 और रिएक्टेंट में 0, ये हो जाता है। x + y = p + q। फॉर द एबव इक्विलिब्रियम द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज डबल्ड, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर देता है। व्हाट वुड हैपन व्हेन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कह रहे हैं कि अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो जल्दबाजी नहीं करनी। आपसे क्या बोला जा रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp और Kc के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो क्या होगा आपको बताइए। ये केवल एक बात पर डिपेंड करता है, वो कौन है, टेम्परेचर। अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को फिक्स करके कंसंट्रेशन जो मन करे वो बदलाव करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसी की वजह से बताओगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बताओगे रिमेन्स कांस्टेंट। कंसंट्रेशन को डबल करो, आधा करो, जो मन करे करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये रहे कि टेम्परेचर में बदलाव मत करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। टू एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर SO2O2 क्या बन के बना रहे हैं यहाँ पर, SO3 बना रहे हैं। सम हीलियम इनर्ट गैस है, एन इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। द एडिशन ऑफ द हीलियम कॉज द टोटल प्रेशर टू डबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। याद रखना सबसे में, इनर्ट गैस का एडिशन करते हैं अगर कांस्टेंट प्रेशर पे, कहाँ पर, कांस्टेंट प्रेशर पे, तब वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकता है, कर ही देगा इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन कर सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर पता चला डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है तो कांस्टेंट प्रेशर पे भी ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, इसके अलावा अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप क्या करते हैं, नट गैस को ऐड करते हो, चाहे डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 हो चाहे ना हो, वहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर याद रखना, इन्होंने इनर्ट गैस को डाला है। आपको जो लाइन सबसे मैंने यहाँ पर पकड़ ली तो ये था कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे डाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कह रहे क्या होगा, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल 3 गैसेज आर अनचेंज्ड। तीनों गैस की कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कह रहे कि अगर वहाँ पर आप डालोगे, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है और कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अगर कंसंट्रेशन के फॉर्मूले की बात करते हैं N/V, यहाँ पर प्रेशर कहीं पर यूज नहीं हो रहा है, तो आप बताओगे मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल तो उसका कहीं भागा नहीं, ठीक है, तो मोल जितना वॉल्यूम था, वॉल्यूम फिक्स है, उसमें उतने मोल थे उसके, यहाँ पर ही N/V। तो आप बताओगे इसमें सबसे सही ऑप्शन तो ये लग रहा है, लेकिन हाँ पढ़ना और ऑप्शन पढ़ सकते हैं। कंसंट्रेशन सल्फर ट्राइऑक्साइड इंक्रीजेस, कुछ नहीं होगा, वॉल्यूम में चेंज नहीं करोगे क्योंकि मोल फिक्स है, ठीक है। मोल अगर बढ़ा नहीं रहे यहाँ पर इन सबके रिएक्टेंट्स के जो हमारे मेन रिएक्शंस के हैं, तो मोल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रहा बस वॉल्यूम ही इसको बदल सकता था, वॉल्यूम फिक्स कर दिया। कह रहे कि कंसंट्रेशन सल्फर ट्राइऑक्साइड का बढ़ जाएगा, अगले में किसी और को बढ़ा रहे हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड नंबर ऑफ मोल्स में कुछ परिवर्तन करे, कंसंट्रेशन सब कुछ नहीं। अब बताओगे कुछ नहीं होने वाला, उनकी कंसंट्रेशन सबके सब क्या होंगे, फिक्स होंगे। चलो अब यहाँ पर आपको बताया गया, व्हेन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चेंज्ड बाय फैक्टर 1000 द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में 1000 का चेंज किया जाए तो पीएच में क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो याद रखना, अगर हम क्या करते हैं, वहाँ पर 1000 किया गया है, तो याद रखना वहाँ पर जो वॉल्यूम में, वहाँ पर कंसंट्रेशन में अगर इतना चेंज करते हैं, आपको पता है कंसंट्रेशन बढ़ाने पर पीएच घट जाता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो पीएच क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाता है। अगर 1000 टाइम्स के हैं तो कितना गुना घट जाएगा, आपको पता है वहाँ पर 3 टाइम्स डिक्रीज कर जाता है।
तो ऐसा कुछ यहाँ पर है। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि अगर इनिशियल पीएच को आपको तो यहाँ पर कुछ बताया नहीं गया क्या है, तो बस आपको ये याद रखना है कि अगर 1000 टाइम्स करते हैं वहाँ पर पीएच कितना आपका 3 यूनिट डिक्रीज कर जाएगा। 100 टाइम्स अगर कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, अच्छा इसका उल्टा अगर डाइल्यूशन करते तो इसका उल्टा क्या, अगर 1000 टाइम्स डाइल्यूशन करते ना तो पीएच वहाँ पर लगभग क्या हो जाता है 3 टाइम्स वहाँ पर इंक्रीज, 3 यूनिट इंक्रीज कर जाता। तो कंसंट्रेशन को 1000 टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो पीएच 3 यूनिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो याद रखना यहाँ पर, तो ऐसे यहाँ पर ये हो जाता। ठीक है, अगर 1000 टाइम्स आप इंक्रीज करते हो कंसंट्रेशन को तो यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगा 3 यूनिट। वैसे मान लेते अगर 5 पहले इसका पीएच 5 था, आपने इसको 5 तो वहाँ पर 1000 टाइम्स और कंसंट्रेट कर दिया तो अब उसका पीएच क्या हो जाएगा, 5 से घट करके कितना 2 हो जाएगा, मतलब 3 यूनिट उसको डिक्रीज कर दिया। अच्छा भाई अगर 2 होता, पीएच 2 होता, उसको 1000 टाइम डाइल्यूट कर देते, वो क्या हो जाता वहाँ पर, अब बताइए बढ़ करके 5 हो जाता। तो ऐसा कुछ वहाँ पर ये थियोरेटिकली था, उसको हम कर सकते थे। द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 मिलीग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 250 ml ऑफ वाटर। देखो मैंने आपको एक बात बताया, NaOH को पहचानते हो, आप बताओगे NaOH एक बेस है और ऐसा वैसा नहीं, आप बताओगे ये स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में मैंने कहा था, जैसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस, इसके OH माइनस की कंसंट्रेशन की जिम्मेदारी कौन लेगा, नॉर्मेलिटी, सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी। जो सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी होगी वही उसके OH माइनस की कंसंट्रेशन होगी। तो अब जब हम यहाँ पर पीओएच निकालेंगे, क्योंकि बेस के केस में मैंने आपको बताया तुरंत पीएच नहीं निकालना है, क्या निकालना है, पहले पीओएच निकालना है, फिर 14 माइनस पीओएच करेंगे तब पीएच आएगा। तो पीओएच बराबर बताओगे माइनस लॉग एन। ठीक है, और अब बताओगे यही तो लगाना है, और एन कैसे निकलेगा, तो आपको पता है दिए गए इन्फॉर्मेशन से अगर एन को निकाला जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड से, अब बताओगे मास अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू 1000, और साथ ही साथ आपको पता है ये मॉलिकुलर वेट अपॉन एक्स होता था यहाँ पर, हालांकि NaOH के लिए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, ये इनके नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, वैल्यू को रख करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बताओ 100 मिलीग्राम है, आपको पता है जो मास हम यूज़ करते हैं तो वो कैसा हो जाता था ग्राम में, तो ग्राम को मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है तो 10 की पावर -3। अच्छा 1000 का मतलब 10 की पावर 3 होता है। एक्स की वैल्यू इनके लिए 1 होती है क्योंकि एक ही OH ग्रुप है NaOH के पास। मॉलिकुलर वेट NaOH का आपको पता है 40 होता है, और वॉल्यूम कितना था यहाँ पर 250 ml है। चलिए ये तो ये कैंसिल हुआ, और आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर हम देखते हैं 2 0 इन 0 से कैंसिल, 25 चौका 100, नॉर्मेलिटी बराबर आ जाएगा 1/100। इसको लिखेंगे 10 की पावर -2, ये हमारी नॉर्मेलिटी आई। अब यहाँ पर क्योंकि आपको पता है जब यहाँ पर नॉर्मेलिटी आ सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस के केस में नॉर्मेलिटी OH माइनस को बता रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में नॉर्मेलिटी H+ को बता रहा है। तो नॉर्मेलिटी के जितने फॉर्मूले, जितने कॉन्सेप्ट जानते हैं उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके वो पीएच और पीओएच हमसे कैलकुलेट करा सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पर देखते हैं, पीओएच बराबर आ जाएगा माइनस लॉग नॉर्मेलिटी की वैल्यू 10 की पावर -2, तो पीओएच की वैल्यू तो आपकी 2 आ जाती है ना। और अगर हमसे पूछा जाए तो पीएच क्या हो जाएगी, आप बताओगे 14 - 2, बताओगे कितना 12, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कह रहे हैं व्हाट विल बी द पीएच ऑफ 0.1 मोलर अमोनियम एसीटेट सोल्यूशन। देखो अमोनियम एसीटेट सोल्यूशन है, अमोनियम एसीटेट सोल्यूशन है, अगर हम देखेंगे तो ये इसकी बात है CH3COONH4। ठीक है ये, और आपको बताइए वीक एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट है, जब इसको पानी में डालेंगे तो इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, और यहाँ पर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था pH बराबर 1/2 pKw प्लस pKa माइनस pKb। और क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि pK और pKb की वैल्यू सेम है, अगर ये वैल्यू सेम है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर pH बराबर आ जाएगा pKw/2, और ये तो निपट गए। और pKw की वैल्यू हर किसी को पता है 14 होता है। टेम्परेचर अगर मेंशन नहीं करता हमेशा 25 डिग्री सी को ही मान के चलते हैं, अपॉन 2 कर देंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आप बताओगे वो न्यूट्रल होगा 7 होगा। क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट विल गिव द हाईएस्ट पीएच इन अ वाटर। वाटर में जाकर के सबसे ज्यादा पीएच, आपको पता है बेस जो हो जाते हैं पीएच को ज्यादा की तरफ लेके जाते हैं 7 के अबव, एसिड 7 के बिलो।
और जो सॉल्ट हो जाता है उसमें एक हिस्सा एसिड का होता है, एक हिस्सा बेस का होता है। जो कैटायन होता है वो बेस से, जो एनायन होता है वो एसिड से आता है। तो याद रखना, कभी भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन हो, कह रहा है कि पीएच कहाँ पर मैक्सिमम होगा, मतलब हमें उस हिस्से को देखना है जहां पर एसिड वाला हिस्सा वीक हो और बेस वाला हिस्सा स्ट्रॉन्ग। जो स्ट्रॉन्ग वाला हिस्सा होगा वो अपने तरफ पीएच को लेके भागेगा। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो पीएच को 7 के ऊपर लेके भागेगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो पीएच को क्या करेगा, 7 के नीचे लेके भागेगा। और दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो पीएच को 7 पे लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा गया मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब कि हमें वो वाला हिस्सा देखना जहां पर बेस वाला हिस्सा, कैटायन वाला हिस्सा स्ट्रॉन्ग हो। अगर हम यहाँ पर देखें, आपको पता है ये KH KCl में ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का केस है, याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये तो 7 होगा। यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है कि नहीं, ये है स्ट्रॉन्ग बेस का हिस्सा ये, क्योंकि NaOH HCl KOH HCl यहाँ पर आता है, यहाँ पर होता है। Na कहाँ से आया है, Na आया स्ट्रॉन्ग बेस से, और ये कहाँ से है, ये भाई कहाँ से आया, H2 से, कार्बोनिक एसिड से आया, ये वीक एसिड होता है। और इनके पास आता है कॉपर आया होगा, कॉपर CuSO4 का होल्ड, ये वीक बेस से आया है, और H2SO4 सबको होता है स्ट्रॉन्ग एसिड से। हम किसको टिक करने वाले, जहाँ पर बेस वाला हिस्सा स्ट्रॉन्ग और एसिड वाला वीक हो। क्यों, क्योंकि हम हाई पीएच की बात कर रहे हैं। अगर वह लो पीएच की बात करता तो हम क्या करते, एसिड वाले हिस्से को स्ट्रॉन्ग और बेस वाले हिस्से को कमजोर मानते, ऐसे को टिक करते। लेकिन याद रखना यहाँ पर Na कहाँ से है, NaOH से आया, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जबकि CO3 आया है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जो कि एक वीक एसिड होता है। तो हम बताएंगे सी वाले को टिक करेंगे। 0.001 मोल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। देखना, जिंक का हाइड्रोक्साइड्स, इसको बोला गया ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, इज प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ एक्वस सोल्यूशन, देन पीएच ऑफ द सोल्यूशन। हमसे पीएच पूछा गया और मैंने कहा कि ये बेस है तो हम पहले पीएच निकालेंगे, और इतनी सारी कहानी सुनाया है तो हमारे पास वही कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग के केस में पीओएच बराबर माइनस लॉग नॉर्मेलिटी। अब दिए गए इंफॉर्मेशन से नॉर्मेलिटी अगर निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, और आपको बताइए यहाँ पर, और कभी वैसा दिक्कत तो नॉर्मेलिटी तब मोलरिटी निकाल लो, क्योंकि इनके लिए एक्स की वैल्यू कितनी है 2, मोलरिटी निकाल लो 2 से गुणा कर दो। मोलरिटी के लिए आपको बताया N/V बताया, N/V, V अगर ml में है इंटू क्या कर देते हैं 1000, हो गया काम। पहले मोलरिटी निकाल लेते हैं, हालांकि नॉर्मेलिटी चाहिए, फिर हमें पता है एक फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी बराबर मोलरिटी इंटू एक्स। ठीक है, चलो आते हैं यहाँ पर मोल की वैल्यू। आप इसको लिख सकते हैं 0.001 से मतलब है कि 10 की पावर -3, और 1000 का मतलब 10 की पावर 3, और क्या, और यहाँ पर 200। देख रहे हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1/200 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट बढ़ाया 10 हुआ, 0 बढ़ाया 100 हुआ, और बढ़ाया तो 1000 हुआ ना, और 20 पंचे 100, इतना आ जाता है। इसको लिखेंगे 5 × 10 की पावर -3, 5 × 10 की पावर -, ये मोलरिटी है। अभी नॉर्मेलिटी निकालना है, नॉर्मेलिटी बराबर आप बताएंगे मोलरिटी इंटू एक्स। और बताओ कितने OH ग्रुप इसके पास, दो, जितना OH होगा वो इसके x की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं 2, 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, जिसकी वजह से एक पावर इसका और कम हो जाएगा माइनस के साथ, तो बचेगा -2। देख रहे, अब आते हैं यहाँ पर POH बराबर निकालेंगे -log 10 की पावर -2, तो POH बराबर आ जाएगा कितना 2। और अब हमसे POH थोड़ी ना, हमसे pH पूछा जाए, हम कहेंगे pH बराबर 14 - 2 आ जाएगा आपका 12, आपका 12 आ जाता है। ठीक, ये हो जाता है। द pH ऑफ 10 की पावर -8 मोलर HCl सोल्यूशन। देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन हम जल्दबाजी करेंगे तो हमें लगेगा कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो मोलर कंसंट्रेशन है वही यहाँ से इसका pH निकाल दे, pH बराबर 8 कह दे, और आपको पता है ये बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि HCl एक एसिड है, और कभी भी एसिड का pH आपको 7 या फिर 7 के ऊपर नहीं देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अब बताओ कि हिसाब से जो हमने सीखा है, स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में -log H+ कंसंट्रेशन, और जो यहाँ पर H+ कंसंट्रेशन वो नॉर्मेलिटी को बताएगा, अगर x की वैल्यू 1 है तो वही मोलरिटी को बताएगा।
उस हिसाब से रखते हैं तो हमारा pH 8 आएगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब कभी भी अगर किसी एसिड का pH आपको 7 या फिर 7 के ऊपर मिलने लगे, तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए आपके माइंड में। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन इसके बावजूद अगर ऐसा कुछ हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पर स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन किया गया। क्या किया गया? स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन। और स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन के केस में किसी भी एसिड का pH 7 के बराबर या फिर 7 के ऊपर नहीं होगा। हाँ, क्लोज टू 7 हो सकता है, 7 के एकदम करीब पहुंचते पहुंचते रह जाएगा, लेकिन कभी एग्जैक्ट 7 नहीं होने वाला है। तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन को टिक करेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाता है, ये कह रहा है स्लाइटली मोर, 7 के थोड़ा सा ऊपर, 8 से ऊपर, लेकिन हम कहेंगे यहाँ पर क्लोज टू 7, लेकिन नॉट इक्वल टू 7। अब बताओगे 6.95876 जो भी लगाना लगा दो, लेकिन आपको कहोगे 7 से कम ही होगा, 7 के करीब होगा, लेकिन 7 नहीं होगा। अब इसको कैसे सॉल्व किया गया, अगर मैं आपको बताऊँ, जब स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन होता है वहाँ पर H+ हम क्या करते हैं, H+ कंसंट्रेशन केवल एसिड का नहीं लेके चलते, H+ टोटल लेके चलते हैं। और वहाँ पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय सिखाया, उसमें क्या करते हैं, एसिड की कंसंट्रेशन प्लस H+ किसका हो जाएगा, वाटर का लेके चलते हैं। अब जा करके वहाँ पर ये टोटल, और तब ऐसा रखेंगे तो वहाँ पर तब हम रखेंगे pH बराबर माइनस लॉग। अब केवल H+ कंसंट्रेशन से काम नहीं चलेगा, H+ टोटल से काम चलेगा। और टोटल का मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे, जब इसको करेंगे, जैसे यहाँ पर 10⁻⁻8 है, और यहाँ पर H+ वाटर का सबको पता है 1 × 10⁻⁷। अब इनको जोड़ लेते हैं, H+ टोटल जब यहाँ पर निकालेंगे तो अब बताओगे इसको भी पावर सेम कर लेते हैं। अब बताओगे यहाँ पर 0.1 × 10⁻⁷ प्लस 1 × 10⁻⁷। सॉल्व करेंगे तो 1.1 × 10⁻⁷। ये क्या है, आपके टोटल H+ की कंसंट्रेशन, और pH बराबर अब बताओगे माइनस लॉग 1.1 × 10⁻⁷। अब 7 आगे आ जाएगा, बताओगे 7 माइनस लॉग 1.1। देखो लॉग 1 की वैल्यू 0 होती, ना कि 1.1 की। अब कुछ ना कुछ तो होगी इसकी वैल्यू, 0 से ज़्यादा होगी, और जब 0 से ज़्यादा है तो 7 में से वही उतनी वैल्यू घटेगी, और जा करके 7 से इसको कम लेके जाएगा। तो हम इस वाले ऑप्शन को टिक करते हैं। ठीक है, ऐसे इसको करते हैं। नहीं तो आपको ज़्यादातर आपके क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाते हैं, जो आपको 7 के ऊपर मिलने लगा, क्लोज टू 7 के करीब वाला जो आपको मिलेगा उसी को टिक कर देना। चले आते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन। pH ऑफ 0.002 मोलर फॉर्मिक एसिड अप्रॉक्सीमेटली। फॉर्मिक एसिड याद रखना, यहाँ पर जल्दबाजी मत करना कि इसी को हम H+ कंसंट्रेशन मान लें, नहीं, ये फॉर्मिक एसिड एक वीक एसिड है। और वीक एसिड के केस में मैंने आपको बताया था, अब केवल कंसंट्रेशन से काम नहीं चलने वाला है, केवल कंसंट्रेशन से काम नहीं चलने वाला है। कंसंट्रेशन की वैल्यू तो यहाँ पर इसको 1 2 3 4 2 × 10⁻⁻4 बोल सकते हैं, ठीक है। और Ka की वैल्यू उसने दे दिया हमें, Ka बराबर 2 × 10⁻⁻4 है। और आपको होता है फॉर्मिक एसिड HCOOH, ये टूटेगा HCOO- प्लस H+ बनाएगा। और आपको बताया यहाँ पर C से C-अल्फा, ये वाली कहानी ऑस्टवार्ड वाली C-अल्फा। और आपको बताया H+ कंसंट्रेशन की वैल्यू जो हमने देखी वो आई है C-अल्फा, या फिर C × अल्फा की, जहाँ पर मैंने क्या सिखाया था, Ka/C, √Ka/C। C को अंदर लेके जाते हैं तो आ जाएगा Ka × C। तो अगर वीक एसिड वीक बेस का केस है, हमें हमको उसको क्या करना, 2 चीज़ों हमें देगा तभी बता सकते हैं, कंसंट्रेशन के साथ साथ अल्फा की जानकारी, या तो कंसंट्रेशन के साथ साथ उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट। इस क्वेश्चन में क्या दिया हमें, कंसंट्रेशन के साथ साथ डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो हम कहेंगे अब आते हैं pH, और pH बराबर माइनस लॉग H+ कंसंट्रेशन, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, बस H+ की कंसंट्रेशन क्या रखनी वो देखना है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में नॉर्मलिटी से काम चल जाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। अब बताओगे, अब H+ की जहाँ पर ये रख देते हैं, √Ka × C। K की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻4, और C की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁻4। आप देख रहे हैं यहाँ पर रूट है, दोनों स्क्वायर हो जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। तो बताओगे यहाँ पर pH बराबर माइनस लॉग यहाँ पर 2 × 10⁻⁻4। और इसको और अच्छे से सॉल्व करते हैं, हम कहेंगे यहाँ पर 4 माइनस लॉग 2, और देखते हैं 4 log 2 की वैल्यू सबको पता है 0.30। तो यहाँ पर आप बताओगे 3.70 के आसपास आ जाएगा, 3.70 के आसपास। तो हम C वाले ऑप्शन को टिक करते हैं, ठीक है। तो वीक एसिड के लिए क्या बताया, 2 चीज़ें कम से कम देना पड़ेगा, कंसंट्रेशन के साथ अल्फा या फिर कंसंट्रेशन के साथ डिसोसिएशन कांस्टेंट, तभी आप बता सकते हो, केवल कंसंट्रेशन से नहीं बता सकते। लेकिन वीक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में कंसंट्रेशन से हमारा काम चल जाता था, ठीक है। इसलिए कब क्या कंडीशन उसके हिसाब से आपको वहाँ पर करना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। The pH of the solution obtained by mixing 100 ml of a solution pH 3 with a 400 ml of a solution pH 4। देख रहे हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है,
कि दो सोल्यूशन को आपस में मिलाया गया है और कहा गया है कि फाइनल सोल्यूशन जो बनेगा उसका पीएच बताना है। देखो फाइनल सोल्यूशन अगर मिक्सिंग का केस होगा तो मैंने आपको बताया अगर वो एसिड ही है तो माइनस लॉग NR आपको करना पड़ेगा, नॉर्मलिटी। फाइनल सोल्यूशन की नॉर्मलिटी का माइनस लॉग ले लो तो फाइनल सोल्यूशन जो एसिडिक सोल्यूशन बना उसका पीएच आ जाएगा। और इसको निकालने का आपको कॉन्सेप्ट बताया था NR बराबर N1V1 पहले वाले एसिड का, अगर सेम लोग हैं तो जोड़ते चले जाते हैं दूसरे वाले एसिड का, अपॉन रिजल्टेंट वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। अब बताओगे V1 तो दिया लेकिन N1 N2 नहीं दिया है, तब बताओ कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है कि अगर पहले वाले का H+ कंसंट्रेशन देखा जाए उसको हम नॉर्मलिटी भी कह सकते हैं, है कि नहीं। अब उसको नॉर्मलिटी कहेंगे और उसकी वैल्यू पीएच दिया है, आपको पता क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस पीएच, तो 10 की पावर -3। ऐसे दूसरे वाले का H+ कंसंट्रेशन या फिर उसको हम N2 बोल सकते हैं, तो इसकी वैल्यू 10 की पावर माइनस कितना है 4। पीएच की मदद से हमने उसके H+ और OH+ कंसंट्रेशन फिर N1 N2 बना लिया। यहाँ पर नॉर्मलिटी है 10 की पावर -3 इंटू वॉल्यूम इनका कितना लेके चले 100, और उसके बाद प्लस दूसरे वाले का 10 की पावर -4 इंटू 400, और आपको पता है टोटल वॉल्यूम मतलब 100 + 400। तो अब यहाँ पर आते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर दोनों की पावर को सेम कर ले, यहाँ पर 100 × 10 की घाते -3 प्लस इनको भी क्या करते हैं इसकी पावर एक कम कर देते हैं -3, इसको कहते हैं 40 × 10 की पावर -3 अपॉन 500। ठीक है, तो आगे का नंबर वहाँ पर जोड़ लेंगे। NR बराबर आपका आ जाएगा 140 ना, 140 × 10 की पावर -3 अपॉन 500। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर आ जाता है। और जब आप इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है कि मान लेते इसका जीरो का हिसाब कर लेते, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -, अब इसे 14/5 इंटू 10 की घाते -4। अब इनको निपटाते हैं, अब देखेंगे 5 दूनी 10, तिक्के तो नहीं जाएगा 2.8 इंटू 10 की पावर -4, ये रहा आपका। अब इसी का माइनस लॉग लेना है, ये कॉन्सेप्ट पीएच बराबर माइनस लॉग 2.8 इंटू 10 की पावर -4, और पीएच बराबर जब करेंगे अब बताओगे -4 माइनस यहाँ पर आ जाएगा आगे लॉग 2.8 यो, और ऑप्शन ऐसे ही सजाया गया था तो इतने हम सॉल्व करके रख देते हैं। ठीक है, तो आप बताओगे सी वाला करेक्ट हो जाए। तो अगर कई एसिड्स को आपस में मिलाया जाए और जो फाइनल सोल्यूशन बचेगा उसका पीएच पूछा जाए तो पूरा का पूरा यहाँ पर, अगर कई बेसिस होते ऐसे 2 बेसिस होते तब वहाँ पर हम क्या करते, उन बेसिस के ग्राम इक्विवेलेंट को जोड़ करके N × V का मतलब ग्राम इक्विवेलेंट जोड़ करके टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करता है। कुछ एसिड और बेस होते हैं तो एसिड वाले को आपस में जोड़ते, बेस वाले के ग्राम इक्विवेलेंट से घटाते, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करते, फिर वहाँ पर NR निकाल लेते हैं। अगर फाइनल सोल्यूशन एसिडिक है, एसिडिक कैसे पता चलेगा, अगर एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा है तो फाइनल सोल्यूशन एसिडिक होगा, और फाइनल सोल्यूशन का जो H+ कंसंट्रेशन होगा वो NR बताएगा। अगर एसिडिक है तो फाइनल सोल्यूशन एसिडिक, वहाँ पर H+ कंसंट्रेशन NR का काम करेगा। फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि अगर फाइनल सोल्यूशन बेसिक हुआ, कई लोगों को मिला है एसिड और बेस, तो फाइनल बेसिक हुआ मतलब कि बेस के ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा तो बेसिक होगा, तो अब NR OH- कंसंट्रेशन को बताएगा। तो पहले POH फिर PH को हम निकाल लेते हैं, ऐसे सब होगा। पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय मैंने आपको सिखाया था। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर द pH ऑफ अ सोल्यूशन इज 5, सफिशिएंट एसिड इज एडेड टू द सोल्यूशन टू डिक्रीज द pH टू द H+ आयन कंसंट्रेशन। देखो अब आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है, कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या था, pH ऑफ सोल्यूशन यहाँ पर 5 था, ठीक है, सफिशिएंट एसिड इज एडेड टू द, और pH को कहाँ पर पहुँचा देते हैं 2 पे। द H+ कंसंट्रेशन, अब H+ कंसंट्रेशन उसका क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये याद रखना, पहले pH इतना था फिर pH यहाँ पर हो जाता है, तो कंसंट्रेशन वहाँ पर बढ़ाया गया कि घटाया गया। याद रखना कि अगर हम क्या करते हैं, इतना हमको पता होना चाहिए, H+ कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो pH की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको पता है, घटती जाएगी। जैसे जैसे H+ कंसंट्रेशन बढ़ाओगे pH की वैल्यू वहाँ पर घटती जाएगी। और आपको पता है कि आपने क्या किया, 5 से घटा करके 2 किया, 5 से घटा करके 2 किया, मतलब कितने का चेंज है, 3 का, मतलब 10 की पावर 3, मतलब 1000 टाइम्स आप उसको कंसंट्रेट कर दिया। क्या कर दिया वहाँ पर, 1000 टाइम्स आप उसका कंसंट्रेशन वहाँ पर बढ़ा दिए हैं। तो ये आप वहाँ पर आपको ध्यान देना है। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप इसको ऐसे लगाना चाहते हैं, N1V1 बराबर N2V2 से, ठीक है, तो अगर हम N1 की वैल्यू pH 5 है तो इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -5,
तो कंसंट्रेशन वॉल्यूम V1 है, और दूसरे वाले को pH 2 है तो 10⁻⁻2 N2 हो जाता है V2। अब अगर यहाँ पर V2 बराबर देखें, अब बताओगे 10⁻⁵ V1 अपॉन 10⁻⁻2, तो आपको बताइए कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ V1 आ जाएगा ना, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, V1 अपॉन 10⁻³ V1 अपॉन 1000। मतलब ऐसे कह सकते हैं वॉल्यूम को ऐसे बोल सकते हैं 1000 टाइम्स घटा दिया। अगर वॉल्यूम और कंसंट्रेशन के हिसाब से आपको पता क्या हो जाता है, 1000 टाइम्स घट गया, या फिर ऐसे कह सकते हैं कंसंट्रेशन क्या हो जाता है 1000 टाइम्स इंक्रीज कर गया। तो यही बताओगे इंक्रीजेस 1000 टाइम्स, समझिए, क्योंकि H प्लस कंसंट्रेशन पूछा गया, डायल्यूशन नहीं पूछा गया। डायल्यूशन का पूछता तो हम कहते हैं इसका मतलब हमने क्या किया, 1000 टाइम्स उसका डायल्यूशन वहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन उसको वॉल्यूम को डाउन कर दिया, ठीक है वहाँ पर। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं V1 अपॉन 1000 हो गया, तो इसका मतलब आप बताओगे कंसंट्रेशन को हमने 1000 बढ़ा दिया, ठीक है, वॉल्यूम को 1000 घटा के ऐसा बोल सकते हैं, इसको बढ़ा दिया। Which one of the following pair of the solution is not a acidic buffer? एसिडिक बफर कौन नहीं है? एसिडिक बफर के लिए मैंने आपको बताया था 2 कंडीशन होने चाहिए। अब बताओगे वीक एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस उसका हो, या फिर वीक एसिड हो प्लस उसके साथ एक सॉल्ट हो। लेकिन सॉल्ट किसका होगा पता है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसी कंडीशन है तो एसिडिक बफर बनेगा। पहले वाले में आता है वीक एसिड, एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है, और यहाँ पर एसिडिक एसिड और NaOH का सॉल्ट है, तो बताओगे ये एक सॉल्ट है जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो पहले वाले में तो बनेगा। फिर यहाँ पर एक वीक एसिड है कार्बोनिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम आया कहाँ पर, स्ट्रॉन्ग बेस से वीक एसिड, ये भी बनेगा। और यहाँ पर फास्फोरस फास्फोरिक एसिड है, ये भी बन जाएगा, वही सेम कंडीशन। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे, याद रखना जिस नाम से बफर को जाना जा रहा है वो हिस्सा उसका वीक होना चाहिए। एसिडिक बफर है तो एसिड वाला हिस्सा वीक होना चाहिए, चाहे उसके इधर वाले फॉर्म में है, चाहे यहाँ पर सॉल्ट के अंदर उसके हिस्से को देखें। तो याद रखना यहाँ पर परक्लोरिक एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ का एक सॉल्ट आपको दिखाया गया। अब बताओ ये कभी नहीं हो सकता है, और हालांकि हमें इसी ऑप्शन को टिक करना था जो नहीं हो सकता है, तो हम कहेंगे डी वाला हो जाएगा। इसके अलावा A B C में हो जाएगा। असर्शन मिक्सचर ऑफ एसिडिक एसिड एंड, आप देख रहे हैं यहाँ पर CH3COH NH4, ठीक है, अमोनियम एसीटेट इज एन एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर। अभी समझाया पूरा ऊपर डिटेल में नहीं, एसिड ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर NH4OH एक वीक बेस होता है, ठीक है, उसका जो हिस्सा है NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH एक वीक बेस होता है, तो इसमें वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, वो तो ये नहीं। चलो रीजन पढ़ते हैं। एसिडिक बफर कंटेन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, ठीक है, और सॉल्ट ऑफ वीक बेस नहीं, दोनों लाइन गलत होगी। सॉल्ट जो होगा वो किसका होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस का होना चाहिए, तो दोनों गलत हो गया, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा यहाँ पर, ये बोथ असर्शन रीजन आर फॉल्स, इसी को टिक करना पड़ जाएगा हम लोग को। चलो अगला क्वेश्चन आपको बताता है, बफर सोल्यूशन हैव कांस्टेंट एसिडिटी एंड एल्कलाइनिटी बिकॉज। बफर सोल्यूशन के पास जो उनका पीएच होता है ना वो मेंटेन करके रखता है। ये तो बफर सोल्यूशन की खास बात है कि वो अपने, अगर उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस या फिर डाइल्यूशन करते हैं तो अपने पीएच को इस वक्त पकड़ के रखा है। क्यों? क्योंकि वहां पर ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस मिलते हैं तो उनको पकड़ करके क्या करता है, अपना ऐसा हिस्सा अनआयोनाइज्ड एसिड और बेस बना देता है। तो ऐसा नहीं कि उनको डालने के बाद इसका आयोनेशन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ हो जाता है। ऐसा लगता है कि उनको छुपा करके रख लेता है, जो हम एसिड बेस डालते हैं उनकी वजह से अपने अंदर चेंज नहीं होने देता। तो इसी की वजह से एक सबसे अच्छी लाइन जो याद रखना, इस पे क्वेश्चन पूछता है, वही यहाँ पर ऑप्शन भी सही होगा कि बफर सोल्यूशन हैव अ कांस्टेंट एसिडिटी एंड एल्कलाइनिटी बिकॉज। तो आपको ये लाइन, दीज गिव अनआयोनाइज्ड एसिड और बेस ऑन रिएक्शंस विद एडेड एसिड और एल्कली। कहता है अगर जो एसिड और बेस हम बाहर से डालेंगे, उनसे मानते जाकर कुछ ना कुछ तो डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन उनसे मिल करके वो ऐसे एसिड और बेस को बनाएगा जो कि बहुत माइन्यूट सा टूटते हैं, अनआयोनाइज्ड होते हैं। और अनआयोनाइज्ड का मतलब वो कह रहे हैं वीक एसिड वीक बेस को जब जन्म देंगे तो बहुत ही कम टूटेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। तो ये बहुत परफेक्ट लाइन है, यही आपसे डिक्टो लाइन पूछी जा सकती है कि आखिर बफर सोल्यूशन में कांस्टेंट पीएच क्यों देखने को मिलता है, एसिडिटी एल्कलाइनिटी क्यों कांस्टेंट रहती है। तो आप बताओगे क्योंकि वो इस एसिड और बेस से रिएक्शंस करके अनआयोनाइज्ड एसिड और बेस का फॉर्मेशन करता है। बहुत अच्छी लाइन है, इसको एकदम रटा होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा है एसिड और बेस एल्कली दिस सॉल्यूशन आर द सील्डेड फ्रॉम द, सब कुछ भी दिया है, ये लाइन याद रखना, ठीक है।
आगे आपको कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बफर सोल्यूशन हैव पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7। तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई एसिडिक बफर होगा उसके पीएच की वैल्यू लेस देन 7 आती है, अगर कोई बेसिक बफर होगा उसके पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 आएगा। और एसिडिक बफर में एसिड वीक होना चाहिए और बेसिक बफर में बेस वीक होना चाहिए। चलो आते हैं, अगर उसने कहा ग्रेटर देन 7, आपके माइंड तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए ये बेसिक बफर की बात कर रहा है। और बताओ यहाँ पर तो केवल एक सॉल्ट है, वीक एसिड वीक बेस का है, इसमें हम कुछ नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर बताना वीक एसिड है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। अब बताओ ये एसिडिक बफर है लेस देन 7, यहाँ पर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, एसिडिक बफर है। यहाँ पर आता है, अब बताओ कि ये एक वीक बेस है और ये सॉल्ट वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का है, मस्त में ये है एक बेसिक बफर और ये पीएच को लेके जाएगा ऊपर। और अब बताओगे यहाँ पर बन जाएगा क्या, ग्रेटर देन 7। सॉल्युबिलिटी ऑफ BSO4 इन वाटर, ठीक है, BSO4 की सॉल्युबिलिटी हमें दिया है वाटर में 2.42 10⁻⁻3, लेकिन यूनिट का खेल है। एट 298 केल्विन द वैल्यू ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP विल बी, KSP की वैल्यू क्या होगी, कह रहे उसके KSP की वैल्यू क्या होगी। फॉर्मूला आपको बताया है कि यहाँ पर 2 + 2 - 1:1 का रेशियो है। फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत नहीं, S² करना बस बात बन जाएगी। लेकिन अगर आप इसी को ही S की वैल्यू मान करके तुरंत रख दिए तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पर याद रखना ये ग्राम पर लीटर है और सॉल्युबिलिटी की यूनिट मोल पर लीटर होती है। तो हम क्या करें, कैसे मोल पर लीटर बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, इस वैल्यू को मॉलिक्यूलर मास को अगर मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, मोल। तो बताओगे 2.42 × 10⁻³ अपान, अगर हम यहाँ पर आते हैं, कहाँ गया ये 3 है ना, ये 233। अगर मान लेते हैं यहाँ पर इसकी 2 पावर हटा के यहाँ पर पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करते 10⁻⁻5 हो जाएगा, 242 × 10⁻5 है और अपान यहाँ पर 233। क्लोज है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा होता बराबर हो जाता, लेकिन 1.03 के आसपास आएगा × 10⁻⁵। ये इसकी सही वाली सॉल्युबिलिटी आई। अब हमें क्या करना है, KSP बराबर निकालना था, KSP बराबर S का स्क्वायर करना है। S की वैल्यू बना दिए 1.03 10⁻⁻5 का स्क्वायर, और आप देखेंगे यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर करते हैं 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.08 के आसपास × 10 की पावर। लेकिन इस पर ध्यान देना, 10 की पावर क्या हो जाएगी, -5 का स्क्वायर करेंगे -10 आ जाता है। तो -10 वाले ऑप्शन को ढूंढना है, या अच्छी बात है, आगे की वैल्यू सबका सेम है, तो -10 इसका ए वाले को लगा देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विथ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इतना, और यहाँ पर डाल दिया गया है NaCl। तो अब याद रखना, हमसे पूछा गया है सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू दिया है। कह रहे KSP जो हमें AgCl का दिया है 1.6 10⁻⁻10। इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर ध्यान देना, जल्दबाजी नहीं। और आपसे पूछा जा रहा है कि S की वैल्यू क्या होगी। अगर आप यहाँ पर आप तुरंत के तुरंत ये फॉर्मूला AgCl को देख करके S² करके S की वैल्यू निकालेंगे, तुरंत गलत हो जाएंगे। क्यों, आपको पता है कि यहाँ पर इनको क्यों लिखा है, कुछ तो काम होने वाला है इनका। ठीक है, NaCl लिखा गया है कि आपको याद रखना है कि NaCl क्या करता है, कि पहले मैं यहाँ पर कहानी बताता हूँ। ये कॉमन आयन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। जब हम AgCl लेके चलते हैं तो आपको पता है कि AgCl टूटेगा Ag+ में प्लस Cl- में। ठीक है, तो यहाँ से इसका S हिस्सा सॉल्विल होगा, वो निकलेगा, यहाँ पर S बनेगा, यहाँ पर S बन जाता है। और इसी में डाल दिया गया है NaCl को, और NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, Na+ और Cl- में टूट जाएगा। और इसकी वैल्यू यहाँ पर 0.1 मोलर है। आपको बताइए पूरा का पूरा 0.1 टूटेगा, स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर 0.1 ये बनाएगा और 0.1 ये बनाएगा। अब कॉमन आयन का केस, जब आप देख रहे हैं कि कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट तो उसमें कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स डाल दिया जाता है, और कॉमन आयन मैच कर रहा है, कोई आयन जो वीक में था वही सेम स्ट्रॉन्ग की वजह से मिल रहा है, तुरंत लिख लेना कॉमन आयन का केस है। और इसमें कॉन्सेप्ट के साथ चलना, KSP को ऐसे पूरा बेसिक से लेके चलेंगे, कहेंगे Ag+ की कंसंट्रेशन, अब वो ट्रिक भूल जाओ, S × S का S², अब ऐसे चलना, × Cl- का कंसंट्रेशन। अब KSP की वैल्यू क्वेश्चन में दिया 1.6 × 10⁻⁻⁴
-10 है। Ag की कंसंट्रेशन आपने क्या बोला है, सोलबिलिटी S, लेकिन अब मैटर यहाँ पर Cl पे फंसेगा। अगर कभी कॉमन आयन का केस हो, अगर पूछा जाए पूरा, क्योंकि आपको पूरे सोल्यूशन का हिसाब लगाना है, तो Cl माइनस की कंसंट्रेशन की बात आएगी तो बताओगे S के प्लस जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है 0.1, ये रखेंगे तब वो होगा। लेकिन ये जो इनसे प्रोड्यूस हुआ है S जो आया है वो बहुत छोटी वैल्यू है, 10 की पावर -5 -6 इस टाइप का कुछ होगा, और ये एक बहुत बड़ी वैल्यू उसके कंपैरिजन में। इसीलिए कॉमन आयन का केस हो, जो कॉमन आयन की कंसंट्रेशन जब हम KSV के फॉर्मूले में रखेंगे तो वो वैल्यू कहाँ से उठा के रखेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। यहाँ वाली यही वाली वैल्यू रख देंगे, बस इनको नेग्लेक्ट कर देते, केवल यही वाली वैल्यू रखेंगे, यही सबसे की पॉइंट है इसका, ठीक है। और यहाँ पर 0.1 का मतलब 10 की पावर -1, और S बराबर निकालेंगे तो एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -9, एक पावर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ये इसकी सॉल्बिलिटी आएगी। तो इसमें हम कौन सा टिक करते हैं, बी वाले को, ठीक है। यही की पॉइंट था कॉमन आयन के केस में, कॉमन आयन की कंसंट्रेशन को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से ही उठा करके रखते हैं। बस ये लाइन याद है तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्फाइड आयन रिएक्ट्स विद सॉलिड सल्फर। सल्फाइड आयन रिएक्ट कर जाता है सॉलिड सल्फर से, तो बन जाता है H2- K1 की वैल्यू इतनी। फिर कह रहे हैं H2- एक्वस, फिर सल्फर सिलेक्शन करके H3 और K2 की वैल्यू। तो हमसे पूछा जाए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको बताना है कब, फॉर्मेशन ऑफ H3 आयन बनाना चाहते हैं, लेकिन H2- से ये बनाना चाहते हैं इनसे, तो आप खुद बताओ, अगर हम ये बनाना चाहते हैं ऐसे आप बनाना चाहते हो, तो आपको पता है कि इस वाली रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, हमें ये चाहिए, कह रहे हैं कि हमको ये बना के दिखाओ, ठीक है। H2 से वो चाहते हैं वहाँ पर S3 बन जाए, ठीक है, ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं। तो अब इसको अगर हम ऐसा बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, तो आपको पता है रिएक्शन को पलटना पड़ेगा, ठीक है, और एक सल्फर भी बचा रह जाएगा, क्योंकि अब ये आयन आपको देखना है दोनों रिएक्शन में कौन से है, इसमें, लेकिन ये राइट साइड हमें लेफ्ट साइड लाना है, तो हम इसको चेंज करेंगे, और चेंज करेंगे तो ऐसा हो जाएगा S2 फिर यहाँ पर आ जाएगा S2- प्लस S, और इनके पास ये रिएक्शन जैसे S3 इधर ही होना चाहिए, इधर ही रहे, तो आप बताओगे यहाँ पर हम लिखेंगे S2- प्लस 2S, सॉरी यहाँ पर मैंने ये S लिख दिया, S इधर जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये S आएगा। चलो अभी बनाते हैं इसको S। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा S3 अब देखो इन दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ेंगे, अगर ऐसा बन जाता है तो कहेंगे सही है, तो हम कहेंगे S2- कैंसिल, एक S से एक S, दो S कैंसिल, अब यहाँ पर बचेगा आपका H2 प्लस S, और इधर आ जाएंगे S3 लेकिन अब आपको देखना है यही फाइनल रिएक्शन का हिसाब पूछा जा रहा था। इस फाइनल रिएक्शंस में आपको ये देखना है, अब इनको भूल जाओ, पहले ये ऐसे थे तो इसकी वैल्यू 10 थी, अब यहाँ पर रिवर्स किया गया, इसकी वैल्यू 1/10 आ जाएगी। इस रिएक्शन में कोई परिवर्तन नहीं किया, जितना था उतनी होगा, तो ये 130 था तो 130 रहेगा। अब जबकि इक्विलिब्रियम इस रिएक्शन का पूछा जाएगा तो हम कहेंगे यहाँ पर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/10 इंटू इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 130, ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 30। तो फाइनल रिएक्शन के हिसाब से हम दिए गए रिएक्शन को एडजस्ट करते हैं, और उसके साथ साथ उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी जो बदलाव होगा तो उसको करेंगे, ठीक है। फिर जाकर के जो हमें फाइनल रिएक्शंस बनेगी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर जिन रिएक्शंस को हमने एडजस्ट किया उनका अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है अब जो है, ठीक है, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा 13 आएगा, तो हम बी वाले को टिक कर देते हैं। फॉर अ रिएक्शन CO प्लस 2H2 CH3OH, सबके सब गैस है ना, इफ द एक्टिव मास ऑफ CO केप्ट कांस्टेंट, CO को रोका गया, एंड एक्टिव मास ऑफ H2 इज ट्रिपल, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपको पता है RF पूछा जा रहा है क्या होगा, और हमें पता है जब इस रिएक्शन के लिए हम RF को लिखेंगे रेट को, तो कहेंगे रेट बराबर रेट कांस्टेंट जो भी होगा, उसके बाद कहेंगे CO की कंसंट्रेशन और इनटू H2 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ये हमारा फॉरवर्ड का रेट होगा। इनको रोका गया, लेकिन इनको थोड़ी रोका गया, इनको कहेगा 3 गुना किया गया, कह रहे हैं कि H2 को ट्रिपल किया गया, ठीक है। अगर इसको हम 3 गुना कर देंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा। तो अब बताओगे इसका मतलब अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना देने लगे हमें, 9 टाइम्स दे देगा। तो बताओगे वो क्या करेगा, 9 टाइम्स बढ़ा देगा, फॉरवर्ड का रेट 9 गुना बढ़ जाएगा अगर हम केवल एक ही कंसंट्रेशन को
3 गुना कर देते हैं, भले सी को यहाँ पर इसको रोक देते हैं, H2 की कंसंट्रेशन को 3 गुना करोगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, तो आप बताएंगे टी वाला। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर, $20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन वेयर पुट इन 10 लीटर फ्लास्क एंड हीटेड 800 डिग्री सी, 30% ऑफ CaCO3 रिमेन्ड अनरेक्ट, मतलब इतना बचा रह जाता, 70% बचा रह गया, 30% बचा रहेगा, मतलब 70% टूटा है। एट इक्विलिब्रियम Kp फॉर द डिकम्पोजिशन CaCO3, इस रिएक्शन के लिए Kp की वैल्यू क्या होगी, देखना कैसे शुरू करेंगे। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि सॉलिड फॉर्म है, टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऐसे बना है, ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन के लिए अगर हम Kp लिखते तो आपको पता क्या होगा, प्रोडक्ट है, सॉलिड वाले को तो लिखा ही नहीं जाता, बचा कौन यहाँ पर, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, यही हो जाएगा। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर कितना प्रेशर ये बता ले जाओ, ठीक है, पार्शियल प्रेशर, तो आपने Kp की वैल्यू बता ली। अब कैसे शुरू करता है, देखो यहाँ पर क्या हो जाता है कि आपको बताया गया है, फिर से रिएक्शंस लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये सॉलिड सॉलिड गैस है, 20 ग्राम था, 20 ग्राम का मतलब इसका मोल निकालते हैं, 100 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, अब बताओगे 0.20 इतना मोल आ जाता है, तो आपको पता है 0.20 मोल से हम x निकालेंगे ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा x और यहाँ पर क्या बन जाता है x, लेकिन वो कह रहे हैं कि कितना x टूटा है, तो बताओगे 30% कैल्शियम कार्बोनेट बचा रह जाता है, 30% बचा रह जाता है, तो कितना टूटा है 70%। हम क्या करते हैं, इसका 70% ले लेते हैं, 0.20 का 70%, हमें पता चल जाएगा कितना टूटा है, बचा 30 है तो टूटा होगा इतना, तो बताओ कि यहाँ से अगर हम इसको देखें 0 0 कैंसिल आ जाएगा, 7 दूनी 14 और यहाँ पर आ जाएगा 0.14, तो x की वैल्यू कितनी है पता है 0.14, इसका मतलब हमें ये पता चलेगा मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी x है तो 0.14 इसका मोल है, मोल नहीं बताना है हमें, इसका प्रेशर बताना है। तो कैसे बताया जाए, हमारे पास एक फॉर्मूला है, PV बराबर nRT, तो P बराबर N/V इंटू R इंटू T, तो P बराबर मोल की वैल्यू 0.14, वॉल्यूम क्वेश्चन में आपको बताया कि 10 लीटर का बर्तन है, तो यहाँ पर 10, R की वैल्यू पता है 0.082 और T की वैल्यू केल्विन में रखना पड़ेगा, डिग्री सी दिया है, 273 जोड़ देंगे 800 में क्या हो जाएगा 1073 आ जाता है, 10 से। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, आप देखेंगे यहाँ पर 1.231 ATM के आसपास इतना आ जाता है, मतलब यही था, बस आपको कैलकुलेट करना है। तो हमारा टारगेट ये था कि ये प्रेशर ऑफ CO2, और आपको पता है कि मोल से मास से कहानी शुरू किया है तो उसको मोल में बदला, फिर 30% बचा, हमने कहा इसका मतलब 70% टूटा, यहाँ पर x की वैल्यू 70% निकालो इसके इनिशियल मोल का, तो हमने कहा वो तो 0.14 है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के मोल इतने ही है। अब PV बराबर nRT लगाकर हमने इसका पार्शियल प्रेशर निकाल लिया, वही जो पार्शियल प्रेशर होगा वही Kp की वैल्यू कहलाएगा, तो हम बताएंगे यहाँ पर आ जाएगा आपका 34 में 1.235, ठीक है, तो ये आपका वहाँ पर आ जाता है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है जो आपको ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, और कह रहे हैं इन द सिस्टम FeOH का होल है सॉलिड, Fe aqueous decreasing the concentration of OH minus 1/3 times will cause equilibrium constant Fe3+2 increase times। कह रहे अगर, याद रखना, अगर इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखते, कहते Fe3+ की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन का क्यूब, ऐसे। और उसके बाद अगर हम आते हैं, देखो आपको पता है कि कंसंट्रेशन में परिवर्तन करने पर Kc की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता है फॉर्मूले के सामने कंसंट्रेशन है, तो क्यों नहीं पड़ेगा। अब बताओ अगर इसके कंसंट्रेशन को 1/3 कर दिया OH माइनस का, इसका क्यूब हो जाएगा, जब 1/2 हो जाएगा तो आप खुद सोचो, 1/2 कर दिया, 1/3 किया तो इसका हो जाएगा यहाँ पर 1/27 हो जाएगा, 27, तब तो इसको घट जाना चाहिए, लेकिन होता ये बड़ी सिस्टम की बात है। यहाँ पर अगर यहाँ पर किसी एक की कंसंट्रेशन में हम परिवर्तन करते हैं तो कोई अपनी कंसंट्रेशन में ऐसा चेंज करता है कि उस चेंज को न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर आपने इसको 3 गुना घटा दिया जिसकी वजह से 27 गुना
ऐसा लग रहा है Kc की वैल्यू घट जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो उस दौरान क्या करेगा आपको पता है, Fe अपने अंदर 27 गुना इंक्रीज कर लेगा अपनी कंसंट्रेशन को, भले इसकी पावर 1 है, 27 गुना इंक्रीज कर लेगा, फिर 27 और 27 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, फिर से वही पुराना वाला। तो इसीलिए याद रखना, आपने इसकी कंसंट्रेशन में चेंज किया तो दूसरा वाला अपनी कंसंट्रेशन में ऐसे चेंज करेगा जिससे कि Kc की वैल्यू फिर से वही पुरानी आ जाए। तो इसलिए अगर ये 27 गुना घटा रही है, 27 गुना बढ़ा देगा, जिसकी वजह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तब बताओगे यहाँ पर डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे थे, इसको ध्यान देना। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लगता है। कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, सही है। एक पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को घटा करके रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा सकता है। कैटलिस्ट डिक्रीज द टाइम ऑफ अटेनमेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम, सही है। ठीक है, होगा क्या कि पहले रिएक्शन कोई बहुत धीरे धीरे चल के तब एक समय आता है इक्विलिब्रियम पे, लेकिन अगर कैटलिस्ट डाल दिया तो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों के रेट को बढ़ा देगा। ठीक है, हालांकि इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सेम रेशियो के बाद दोनों को रेट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो जल्दी से इक्विलिब्रियम को गेन कर जाता है। ये लाइन सही है, तो याद रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम को जल्दी से पहुंचा सकता है, हो सकता है जब 10 मिनट लगाता तो 5 मिनट में पहुंचा दे इक्विलिब्रियम पे, लेकिन इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देगा, ये चीज याद रखना नहीं होगा। ठीक है, रिएक्शन की शुरुआत किया, अभी इक्विलिब्रियम बना नहीं, वहां पर कैटलिस्ट डाल दिया, इक्विलिब्रियम को जल्दी पहुंचा दिया। हाँ, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई थी खुद से, अब कैटलिस्ट डाल दो, कहता अब तुम्हारा कोई काम नहीं। ठीक है, अब वहां पर कैटलिस्ट जाकर उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, इक्विलिब्रियम पहुंच गया तो पहुंच गया। तो ये भी लाइन सही है। कैटलिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी लाइन सही है। तो आपको जब सब कुछ सही है तो फोर्थ ऑप्शन को लगेंगे, ऑल आर करेक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग pH इज ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7 का मतलब आपको पता है कि वहां पर बेस की मात्रा ज्यादा हो। ठीक है, तो बेसिक मीडियम की बात कर रहा है। और यहां पर देखते हैं ऑप्शन में, यहां पर देखो 50 ml 0.1 मोलर HCl है और 50 ml 0.1 मोलर NaOH है। आपको पता है इसका pH तो 7 सॉल्ट है, इसका pH 7, और ये एसिड बचा, ये तो न्यूट्रल हो गया, और बचा ये वाला खींच के लेके जाएगा कहां पर, अपनी वजह से 7 के नीचे। फिर यहाँ पर 50 ml 0.1 मोलर H2SO4, 50 ml 0.2 मोलर NaOH। देखना, आपको पता है हम यहाँ पर नॉर्मेलिटी देखते हैं, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट की बात होती है। अगर एसिड और बेस है तो यहाँ पर याद रखना ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पर आपको लग रहा है कि 50 × 0.1 करेंगे, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.2, क्योंकि H2SO4 के लिए x की वैल्यू 2 होती है। अच्छा, यहाँ पर मोलरिटी इसके लिए x की वैल्यू 1, तो 0.1 ही रहेगा, 0.2 ही रहेगा। तो अब बताओ कि दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर है, और दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर, स्ट्रॉन्ग बेस, इसका भी pH कितना आएगा पता है, 7। हमें 7 के ऊपर जाना है। यहाँ पर देखो 50 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, जो कि एक वीक एसिड है, और 50 ml 0.1 मोल, लेकिन यहाँ पर बेस है। आपको बताइए स्ट्रॉन्ग बेस है। अब स्ट्रॉन्ग बेस आ गया तो क्या करेगा, ये भी अमाउंट भले ग्राम इक्विवेलेंट बराबर है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग है, खींच के लेके चला जाएगा, इनका इफेक्ट काम ही नहीं करेगा, वो क्या करेगा, ऊपर लेके जाएगा। बताओ कि ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके अलावा चेक करना चाहे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस होता है, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा अपनी तरफ खींच के लेके जाएगा, तो अब बताओगे ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सी वाला, क्योंकि यहाँ पर बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, तो जाएगा कहाँ पर, बेस की तरफ, और बेस की तरफ जाने का मतलब pH ग्रेटर देन 7। विच पेयर विल शो कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट के लिए एक लाइन हमेशा याद रखना, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाए, उसी को कॉमन आयन का इफेक्ट होगा। BaCl2 और BnO3 है। अब बताएंगे ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग, नहीं होगा। NaCl दोनों स्ट्रॉन्ग है, नहीं होगा। NH4OH वीक है, NH4Cl अगर आप देखें यहाँ पर, ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे NH4OH है जो एक वीक बेस है, और यहाँ पर ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना है, तो इसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। जैसे सोडियम एसिटेट में एसिटेट आयन जो हो जाता है वीक होता है, लेकिन सोडियम कहाँ से आया था, NaOH से आया था। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड, वीक में डाला स्ट्रॉन्ग होता, बताओगे ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो KCN और KCN यहाँ पर ये दोनों, ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, NaCN KCN, तो आप बताओगे दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है, नहीं, एक वीक होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और इसके साथ आप बताओगे कॉमन आयन यहाँ पर मैच कर जाएगा, NH4, और ये NH4+ आपका कॉमन आयन होगा। तो इसको टिक करते हैं सी वाले को। इफ द Kb वैल्यू इन हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस, और आपको यहाँ पर कह रहा है कि V+ वाटर सिलेक्शन करके BOH और H+ बना रहा है, और यहाँ पर आपको वैल्यू 10⁻⁻6 है, देन हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ द सॉल्ट। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपको बताइए कैटायन है, और कैटायन ही वाटर सिलेक्शन कर रहा है, मतलब कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। और कैटायनिक हाइड्रोलिसिस कब होती है आपको मैं बता दूँ,
कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो रही है यहाँ पर, कैटायन आयन ही वाटर सिलेक्शन कर रहे हैं, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। ये तब होता है जब हमारा जो सॉल्ट होगा, याद रखना, वो वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर के बना होगा, ऐसा होगा तब। और आपको पता है वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर सॉल्ट होगा तो वहाँ पर मैंने रिलेशन पढ़ाते समय आपको बताया KH बराबर KW अपान KB, जो वीक होगा उसी का कांस्टेंट आपको देखने को मिलेगा। और आपको पता है KW की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो KW की वैल्यू सबको पता है 10 की पावर -14 होता है, और KB की वैल्यू क्वेश्चन में आपको यहाँ पर साफ साफ दिया है 10 की पावर -6 हो जाता है। और आपको पता है यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 8 6 14, ये माइनस पावर सेम है, तो बताओ कट करके -8 आ जाएगा, KH की वैल्यू -8 आ जाएगी। हम सी वाले को ठीक है, KW अपान KB से निकालना था। pH ऑफ 1 मोलर HCl, याद रखना बहुत ही हाईली कंसंट्रेट, 1 मोलर का मतलब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट है, और pH का हम एक ही नियम जानते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो pH बराबर -log H प्लस कंसंट्रेशन, ठीक है। तो pH बराबर -log H प्लस कंसंट्रेशन क्या, जो इनकी मोलरिटी है, क्योंकि X की वैल्यू 1 है तो 1 आ जाता है, और log 1 की वैल्यू 0, तो pH बराबर क्या आ जाएगा 0। ऐसा नहीं कि pH बराबर 0 हो गया तब एसिडिक नहीं भाई, अगर 7 के नीचे आता है, क्योंकि हम लोग रेंज नॉर्मली जो pH स्केल पढ़ते हैं वहाँ पर हम लोग 1 से लेकर के यहाँ पर 0 से लेकर 14 तक पढ़ते हैं, 0 आ जाए फिर 0 के नीचे तक चला जाए, ठीक है। अगर 0 के नीचे ऐसा कभी लिखता है तो याद रखना जितना नीचे जाएगा उतना स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, उतना ज़्यादा एसिडिक होता चला जाएगा। ऐसे नहीं कहीं पर आपको बोल दिया एक एसिड एक सब्सटेंस था उसका pH 0, बताओ कैसा एसिडिक है, बेसिक, न्यूट्रल, आपको वहाँ पर डाउट में आएगा अब क्या बोले, न्यूट्रल बोल दे क्या, ऐसा कुछ नहीं, 7 के नीचे ही तो है, चाहे जितना माइनस में जाना हो चला जाए, आप एसिड बताएंगे, जितना नीचे होगा उतना अच्छा एसिड माना जाएगा, ठीक है। तो आप 0 बताओगे यहाँ पर, और बहुत अच्छा खासा एसिडिक होगा। Which of the following increasing order pH of 0.1 molar solution of the compound is correct? देखो कई यहाँ पर आपको सॉल्ट वगैरह दिए गए हैं और आपसे पूछा कि इनके pH का रेंज बताना है, बस आपको यहाँ पर ये देखना है। HCOH आप बताओगे ये वीक एसिड, और NH4 कहाँ पर, वीक बेस से आया, यहाँ पर आता है वीक एसिड प्लस वीक बेस से आया, यहाँ पर आते हैं वीक एसिड, लेकिन ये कहाँ पर आया है, स्ट्रॉन्ग बेस से। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वीक बेस, और ये कहाँ से, स्ट्रॉन्ग एसिड, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी की तरफ खींचेगा। तो सबसे ज़्यादा आपको पता है कि हमें pH का रेंज बताना है, तो सबसे बड़ा pH किसका, जहाँ पर बेसिक आपको सोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप बताओगे C वाला सबसे ज़्यादा होगा, तो C वाले में 2 ऑप्शन चल रहे हैं। फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा, अब बताओ देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तो सबसे कम होने वाला है। अब बताओगे ये बचा और ये बचा, ठीक है। याद रखना यहाँ पर फॉर्मिक एसिड यूज, यहाँ पर एसिडिक एसिड। मैं आपको अभी बता दूँ, एसिडिक एसिड की अगर बात करते हैं, एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड की एसिडिक एसिड ज़्यादा होती है एसिडिक एसिड से। तो इसका मतलब क्या, दोनों में सेम कैटायन यूज हुआ है, सेम वीक बेस यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर एसिड इस वाले एसिड की तुलना में कमजोर है, तो आपको बताए कौन डोमिनेट करेगा इन दोनों से कंपैरिजन, वीक बेस। तो इसकी वजह से हम कहेंगे बी वाला ऑप्शन। चलो दोनों ऑप्शन में बी को आप पहले दिया। अब इसके बाद किसको, देखो ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें है, तो pH को बहुत कम कर लेगा 7 के नीचे, और यहाँ पर आपको बताया वीक एसिड वीक बेस है, ये 7 के इर्द गिर्द ही घूमेंगे जो भी होगा। तो बताएंगे इसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे ए वाले ऑप्शन में, तब जाकर के डी वाले को सबसे लास्ट में रखेंगे, तो हम कहेंगे यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा। Which one of the following equilibrium move backward when pressure is applied? प्रेशर को अप्लाई करने पर पीछे की तरफ कहां पर जाएगा, याद रखना प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन फेवर लेस नंबर ऑफ मोल्स, जहां पर मोल्स के नंबर सबसे कम होंगे उसी तरफ भागेगा। और आपसे पूछा गया कहां पर जाकर के बैकवर्ड डायरेक्शन, उस रिएक्शन में जहां पर बैकवर्ड में मोल कम दिखेंगे उधर भागेगा। आप देखिए फॉरवर्ड में 2 मोल, बैकवर्ड में 3 मोल है, आप बताओगे नहीं, हमें बैकवर्ड में मतलब रिएक्टेंट साइड मोल कम चाहिए। अगर यहाँ पर देखते हैं 2 और यहाँ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर अगर देखते हैं ये सॉलिड, यहाँ पर मोल के नंबर तो सेम है, लेकिन एक चीज़ याद रखना है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको एक कॉन्सेप्ट लेके चलना था। अगर आइस और वाटर का केस आ जाता, अब इसमें क्या होता है, तो आपको एक लाइन याद रखनी, अगर आइस के ऊपर आप प्रेशर पहले से नॉर्मली रख दिया और एक बार इसको क्या होता है उसको प्रेशर लगाने लगता है, जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे आइस उतनी तेज़ी से मेल्ट होने लगता है। अगर उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो आइस क्या करेगा, उतनी ही जल्दी मेल्ट करने लगेगा, और अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो आइस मेल्ट करके क्या बनाएगा, वाटर, इसलिए पीछे की तरफ भागेगा, ठीक है। तो प्रेशर लगा करके आइस किस में कन्वर्ट होता है, वाटर में। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट से चलना था।
ठीक है, क्योंकि आयोडीन सॉलिड है, ऐसा नहीं कि उसको हम प्रेशर लगा देंगे गैस में भाग जाएगा, ऐसा नहीं। हाँ, आइस पे अगर प्रेशर लगाएंगे तो पीछे भागेगा, वाटर बनाएगा और तेजी से मेल्ट करने लगता है वो। चलो ये क्वेश्चन 43, गिवन द रिएक्शन, और इस रिएक्शन में आपको यहां पर बताता है 2x + y z बना रहा है, 2x + y ये बना रहा है z गैस। देखो यहां पर +80 किलो कैलोरी ये ऐड किया गया, मतलब ये Q की वैल्यू, अभी डेल्टा H नहीं है, बहुत लोग यहां पर गलती कर देते हैं, अभी ऐड किया गया। हाँ, जितना ऐड किया गया है वही वैल्यू सेम यहाँ पर ऐड किया है, तो डेल्टा H की वैल्यू हमेशा से इस लाइन को ऐसे लिख लेना। वहां पर अगर रिएक्शन में हीट को जोड़ी गई है वो एक्सोथर्मिक, जब डेल्टा H लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे, अगर यहाँ पर घटाई गई तो डेल्टा H लिखेंगे तो प्लस में। तो जो साइन के साथ हीट को यहाँ पर लिखा गया रिएक्शन के अंदर, जब डेल्टा H लिखते हैं तो साइन उल्टा साइन के साथ वहां पर उस वैल्यू को लिख देते हैं, ये इसका डेल्टा H होगा। Q की वैल्यू यहाँ पर 80 है, क्योंकि यहाँ पर हीट को लिखने का मतलब वो चाहते हैं इधर और इधर साइड हीट बराबर हो जाए, तो रिएक्शन जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट को सब बराबर करते हैं, वैसे हीट को भी बराबर करने के लिए प्रोडक्ट साइड कुछ हीट को जोड़ दिया गया। लेकिन जब डेल्टा H लिखेंगे तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो माइनस आएगा, ठीक है। तो और आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए हमें टेम्परेचर कम रखना पड़ता है, तभी रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो ये आपको बताया विच कॉम्बिनेशन प्रेशर एंड टेम्परेचर गिव्स द हाईएस्ट यील्ड ऑफ जेड। जेड कौन है? प्रोडक्ट कैसे ज्यादा बनेगा? आपको बताया अगर प्रेशर की बात करते हैं तो हम मोल देखेंगे, प्रोडक्ट साइड मोल 1 है, यहाँ पर क्या हो जाता है 3 है, तो प्रोडक्ट साइड मोल कम है और हमें कम मोल की तरफ जाना है, तो अब बताओ कि प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। और चूंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो अब बताओ कि टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। मतलब ऐसे ऑप्शन को टिक करना जहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो और टेम्परेचर जितना कम से कम हो। तो अगर आते हैं तो पहले ऑप्शन में प्रेशर को 1000 एटीएम, टेम्परेचर को भी 500 डिग्री सी, 500 एटीएम 500 डिग्री सी, 1000 एटीएम 100 डिग्री सी, 500 एटीएम 100 डिग्री से। देखो अगर सी वाले ऑप्शन में जाते हैं, प्रेशर को तो ज़्यादा बढ़ाया 1000 एटीएम और टेम्परेचर को मिनिमम करके 1000 किया, 100 किया, तो आप बताओगे लेकिन वही सी वाले में आते हैं, टेम्परेचर यहाँ पर भी 100 रखा इसके बारे, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो कम कर दिया। इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर हाई प्रेशर लो टेम्परेचर वाले को ठीक करना था, तो इसमें सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन सी वाला है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ 0.01 मोलर एसिडिक एसिड, और उसमें मैं डाल दिया है 0.1 मोलर HCl। के ए एसिटिक एसिड का इतना दिया। इस क्वेश्चन को कैसे करते? देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझे। CH3COOH है, जब ये आयोनाइज्ड होगा CH3COO- प्लस H+ में जाएगा। शुरू में इसकी कंसंट्रेशन C थी, अभी कुछ बना नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में आपको कहा था C से C अल्फा टूटेगा, C अल्फा बनेगा, C अल्फा बन जाता है। अब इसी में इन्होंने क्या किया, HCl को डाल दिया, जो एक कॉमन आयन जा करके वहाँ पर ऐसे कहते हैं Cl- बनेगा और H+ बनेगा। और ये स्ट्रॉन्ग लिक्विड से जितनी कंसंट्रेशन थी पूरा का पूरा टूटेगा और उसी कंसंट्रेशन के साथ इनको जन्म देगा। यहाँ पर ये बन जाता है, ये हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये तो हो गया। हमें यहाँ पर पूछा गया है क्या, परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन, अल्फा पूछा गया। अब इसके साथ अगर हम यहाँ पर Ka का फॉर्मूला लिखेंगे तो हमने यही सीखा है, हम कहेंगे एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन H+ की कंसंट्रेशन अपॉन एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन, ये तो सिखाया था, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्म। अब यहाँ पर Ka की वैल्यू हमें दिया है, कह रहे 1.8 10⁻⁵ है, जिसको हम C माना करते थे ना। आपको बताया यहाँ पर, अच्छा C की वैल्यू कितनी है, यही है C हमारा, ये C। चलो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसकी जहाँ पर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कहेंगे C अल्फा इंटू, आओ यहाँ पर देखो, आपको बताया H+ कंसंट्रेशन को भी तो C अल्फा बोलते हैं, लेकिन आपको बताइए एक वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है और ये स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने कहा कॉमन आयन के केस में, ये कॉमन आयन बनाएगा, कॉमन आयन के केस में कॉमन आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो कहाँ से रखेंगे, स्ट्रॉन्ग से। तो H+ कंसंट्रेशन ये C अल्फा बता रहे हैं, ये 0.1 बता रहे हैं, हम किसका लेकर चलेंगे, ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनकी तुलना में। हम यहाँ पर याद रखना, ये की पॉइंट है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, H+ कंसंट्रेशन को 10⁻⁻1 रखा। अच्छा CH3COH को क्या रखेंगे, ये कहेंगे C- अल्फा, ठीक है ऐसे। और मैं आपको बताऊं C की वैल्यू 0.01 है और C अल्फा इसकी तुलना में बहुत कम होगा। जब न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर तो इसको ऐसे लिखते हैं 1.8 × 10⁻⁵ बराबर
सी क्या है हमारा, यहाँ पर सी यही है जो क्वेश्चन में दिया है, 10 की पावर -2, ये 10 की पावर -2 ही तो है, एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन बताया, तो उसको लिखेंगे सी की जहाँ पर उसको रखते हैं। अब बताओगे 10 की पावर -2 इंटू अल्फा, और ये 10 की पावर -1 H+ यहाँ से उठा के रख दिया। अब देख, आप यहाँ पर इसको रख करके सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें अल्फा निकालना है। अब दो जगह अल्फा होगा तो मैटर फंसाएगा, तो हम इसको मान लेते हैं इसकी तुलना में 0, तो यहाँ पर बचेगा सी, और सी की वैल्यू मतलब यही, ये 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2 10 की पावर -2 कैंसिल, अल्फा हमें निकालना है, तब कहें 1.8 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 10 की पावर -1, कैंसिल होकर के आएगा 1.8 इंटू 10 की पावर -4। लेकिन हमसे परसेंटेज बोला गया ना, परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन, अभी आपने केवल डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बताया, परसेंटेज पूछा तो आपको बताया हमेशा से 100 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 पावर और कैंसिल हो जाएगी, 10 की इंटू 10 की पावर -2, और बताओगे अब 2 अंक और आगे दशमलव शिफ्ट हो जाएगा 0.018, ठीक है, इतना परसेंट, 0.018 इतना परसेंट, तो ऐसे करना था, यहाँ पर कॉमन हैंड का केस था, ठीक। हाँ चलिए इनको बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं 800 डिग्री सी, कह रहे 100 डिग्री सी पे KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू 10 की पावर -12 है, pH ऑफ प्योर वाटर एट 100 डिग्री सी विल बी, 100 डिग्री सी में इसका pH क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सी पर इनके pH की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना, हमें पता है कि अगर ये हो जाता है और प्योर वाटर है, प्योर वाटर के लिए H+ और OH- की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, सेम, और वो कितना होगा जब ये 10 की पावर -12 है, मतलब इन दोनों की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, तो एक की कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 आएगी, और pH बराबर हमें पता है -log H+ कंसंट्रेशन होगा, और यहाँ पर रखेंगे 10 की पावर H+ 10 की पावर -6, तो pH बराबर आपका आ जाएगा 6, हम कहेंगे यहाँ पर 6 आ जाता है। द प्रेसिपिटेशन ऑफ CaF2 KSP की वैल्यू इतनी ही इज ऑब्टेन्ड व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज मिक्स्ड। देखो प्रेसिपिटेशन की बात आएगी तो मेन कॉन्सेप्ट, अगर कहीं पर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू इज ग्रेटर देन KSP तो वहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो जाता है, PPT फॉर्मेशन अकर, ठीक है। और आपको पता है KSP की वैल्यू फिक्स है सैचुरेटेड सोल्यूशन पे, बस IP जहाँ पर आगे मिल जाएगा वहीं पर आपको टिक कर देना। और जब इसके लिए आप आयनिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखेंगे तो यही बनेगा, अगर आपको याद हो इसको तोड़ेंगे तो आप कहेंगे Ca2+ की कंसंट्रेशन, आपको बताइए 2F- में टूटेगा तो कहेंगे F- की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब यही सब जगह रखना है, और पहले वाले ऑप्शन में अगर आप रखते हैं तो मैं ऐसे दिखाऊं आपको डायरेक्टली, तो आप बताओगे यहाँ पर 10 की पावर -4 10 की पावर -4, तो यहाँ पर कहेंगे आयनिक प्रोडक्ट बराबर 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर, तो 4 दूनी 8 4 12 10 की पावर -12 आ जाता है, और यहाँ पर 10 की पावर -10 है। आपको पता है कि माइनस में जितनी कम वैल्यू उतनी बड़ी वहाँ पर वैल्यू आएगी, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर 10 की पावर -12 ये 10 है, ये 12 आ गया, मतलब ये छोटा हो गया, हमें बड़ा चाहिए, बी ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ पर आयनिक प्रोडक्ट Ca2+ की कंसंट्रेशन 10 की पावर -2 है, लिखा इंटू, उसके बाद आपको क्या बोलता है, कहता है कि F- की कंसंट्रेशन 10 की पावर -3 है, तो हम बताएंगे यहाँ पर 10 की पावर -3, और इसका हम क्या कर देते हैं यहाँ पर स्क्वायर, तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं 3 2 6 6 और 2 कितना आ जाएगा 8, अब बताएंगे 10 की पावर -8 आ जाता है। 10 की पावर -8 आपको पता है ये 10 की पावर -10 से बड़ा होता है, तो हम बताएंगे इसी ऑप्शन को टिक करते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे 6 और 4 10 हो जाएगा, उसी के आसपास क्या आएगा, और वैल्यू को रखते हैं वहाँ पर देखेंगे, ठीक है, और वो 1.7 है, केवल इतना होगा तो आपका ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, और यहाँ पर 10 और 3 13 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करके तब यहाँ पर करना है, तब बताओ कि इसमें एक ऑप्शन बी वाला सही, इसी को टिक करेंगे। 2 samples of CH3COH each of 10 gram were taken separately in 2 vessels containing water 6 liter and 12 liter separately at 27 degrees C. The degree of dissociation CH3COH। देखो यहाँ पर आपको ये कह रहा है CH3COH है, एक बार इनको 6 लीटर में डिसॉल्व किया गया वाटर में, एक बार 12 लीटर। तो ओस्टरवाल्ड को याद करो, ओस्टरवाल्ड ने बताया था जितना ज़्यादा डाइल्यूशन करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता चला जाता है। 6 लीटर पानी डाला 12 लीटर, तो ज़्यादा डाइल्यूशन कहाँ पर हो, 12 वाला है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा उनसे।
अब बताओगे कि आपको बताया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसिटिक एसिड विल बी, कहाँ पर होगा, मोर इन 12 लीटर, 12 लीटर में ज़्यादा होगा, बात सही है। कह रहे 6 लीटर में इक्वल होगा, ऐसा कुछ बता रहे हैं। अब बताओगे, हम इस ऑप्शन के साथ जाएंगे, कहेंगे 12 लीटर वाले में ज़्यादा, कल को एक में 14 लीटर भरा हो तो हम कहते 14 लीटर वाले में, एक में 20 भरा हो तो हम कहते 20 वाले में। जितना ज़्यादा वहाँ पर वाटर होगा, जितना ज़्यादा डाइल्यूशन किया जाएगा, उतना ज़्यादा इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ एडिंग क्रिप्टन गैस, सबको पता है क्रिप्टन क्या, एक इनर्ट गैस, ऑन पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बना तो वहीं पर क्रिप्टन गैस को डालते, कीपिंग द वॉल्यूम, ये लाइन ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट, बस ये बोल दिया। अब चाहे जो करो, जितना मन करे क्रिप्टन भर दो, लेकिन याद रखना कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है। इफ कह रहे कि ऐसा कुछ भरा गया, इफ डेल्टा एन जी बराबर 0, बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है तो बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा नहीं। अब बताओ कि कांस्टेंट वॉल्यूम ना बैकवर्ड ना फॉरवर्ड कुछ नहीं करने वाला, कह रहे पॉजिटिव तो फॉरवर्ड को करेगा, नेगेटिव तो फॉरवर्ड करेगा। आप बताओगे नहीं, सही ऑप्शन नहीं मिल रहा, ये मिल रहा है, नो इफेक्ट वॉट एवर विद द डेल्टा द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी, कह रहे कोई फर्क नहीं कि डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो, ठीक है, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 49, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर विच रिएक्शन एट 298 केल्विन द वैल्यू ऑफ Kp अपॉन Kc इज मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम। देखो आपको पता है Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा एन जी, और हमें पता है कि Kp की वैल्यू कब बड़ी आएगी, पता है, जब डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव आएगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा Kp की वैल्यू Kc से बड़ा होगा, और जब डेल्टा एन जी की वैल्यू लेस देन 0 होगा, जितना छोटा होगा। अब बताओ कि Kp की वैल्यू उतनी छोटी है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब आते हैं नहीं के साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। Kp है, Kc को इधर नीचे भेज दिया, Kc बराबर RT की पावर डेल्टा एन जी। आपको तो ये वैल्यू कब बड़ी आएगी, ऊपर वाली वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, Kp जितना ज़्यादा होगा ओवरऑल वैल्यू उतनी ज़्यादा है, Kp जितना कम वैल्यू उतनी कम होगी। अब हमें यहाँ पर देखना है, सबसे पहले हमें बताएगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वहाँ पर टिक करेंगे जहाँ पर Kp की वैल्यू ज़्यादा है, और Kp की वैल्यू कहाँ पर ज़्यादा आएगी, जहाँ पर डेल्टा एन जी की वैल्यू ज़्यादा आएगी, जहाँ पर डेल्टा एन जी की वैल्यू ज़्यादा आएगी वहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले हम सबके डेल्टा एन जी को निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर 2 - 0 1 कर देंगे, 2 - 1 आपका 1 आ जाता है, और यहाँ पर अगर करते हैं तो डेल्टा एन जी आपका जो आ जाएगा 2 - 4 3, तो आप बताएंगे -1, और इस वाले में अगर हम आते हैं डेल्टा एन जी इक्वल, ये 4 था यहाँ पर 2 हो जाता है, तो 4 - 2 आपका 2 आ जाएगा, और लास्ट वाले में अगर देखते हैं डेल्टा एन जी तो प्रोडक्ट साइड 7 है और रिएक्टेंस 3 और 1 4 हो जाता है, तो आप बताओगे 3। चलिए, तो सबसे ज़्यादा डेल्टा एन जी जहाँ पर होगा वहाँ पर Kp अपन Kc की वैल्यू मैक्सिमम, सबसे कम जहाँ पर होगा वो Kp अपन Kc की वैल्यू मिनिमम। तो सबसे ज़्यादा 4th में और सबसे कम 2 में, तो हमें किसको लगाना है, 4 और 2 जिस ऑप्शन में है, ठीक है, 4th में क्योंकि 3 आ रहा है और 2 में क्योंकि -1 आ रहा है, ठीक है, ये लगाना। चलो इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहे PCl5 PCl3 और Cl2 में जा रहा है, द फॉरवर्ड रिएक्शन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज फेवर्ड बाय, रिएक्शन में हम इसको फॉरवर्ड लिखे जाते हैं जहाँ पर मोल के नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं, तो क्या होगा, कह रहे इंट्रोड्यूसिंग एस इनर्ट गैस कांस्टेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम देखते तुरंत कैंसिल करो, ठीक है, कह रहे इंट्रोड्यूसिंग क्लोरीन गैस कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो क्लोरीन गैस प्रोडक्ट है, अगर यहाँ पर आप क्लोरीन गैस को इंट्रोड्यूस करेंगे अकॉर्डिंग टू लेस शेड्यूलिस रिएक्शन पीछे भागेगी, हमें आगे लेके जाना है, इनको भी कैंसिल करो। फिर इंट्रोड्यूसिंग एन इनर्ट गैस, एक इनर्ट गैस को डालो एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस डालोगे तो वॉल्यूम बढ़ा देगा, ठीक है, और कांस्टेंट प्रेशर पे फर्क पड़ेगा, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 नहीं तो फर्क पड़ेगा, तो वॉल्यूम को बढ़ा देगा, और बढ़ा हुआ वॉल्यूम बढ़े हुए मोल की तरफ लेके जाता है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा और बढ़ा हुआ मोल मतलब प्रोडक्ट साइड कितने मोल है, 2, रिएक्टेंट साइड 1, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो आप बताओगे तो क्या हो जाता है, वहाँ पर रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड लेके जाएगा, सही कह रहे हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक मिल गया। और इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, वही सेम चीज़, वॉल्यूम बढ़ेगा क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस को डाल करके वो भी वॉल्यूम ही बढ़ाता है, और वैसे भी आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन बढ़े हुए मोल की तरफ जाता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के चक्कर में जहाँ पर मोल ज़्यादा होगा वहाँ पर जाएगा। फिर अगला इंट्रोड्यूसिंग PCl5, PCl5 कौन है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगी, ठीक है, तो आप बताओगे यहाँ पर यहाँ जाता है, तो इस हिसाब से 3 4 और 5, 3 4 और 5 हम कहेंगे सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है।
ठीक है, 3, 4 और 5, यहाँ पर 3 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। और यहाँ तक क्या हो जाता है कि आपके सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। तो अगले टर्म पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेक्शन बी के क्वेश्चंस करेंगे। आज इतना करते हैं, ठीक है, थैंक यू।